नॉर्थ ईस्ट का मतलब हमारा वेस्ट बंगाल से आगे का जो ईस्ट का पोर्शन है, हम उसे नॉर्थ ईस्ट कहते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट में अगर मैं एक रफ स्ट्रेचिंग ड्रॉ करूं आपके सामने, तो आप इसको ऐसे समझिएगा कि ये हमारे पास, ये आपके पास असम हमारा सबसे बड़ा पोर्शन है नॉर्थ ईस्ट में। अब मैं गणित का छात्र रहा हूँ, ड्राइंग मेरी बहुत खराब है, मैं केवल एक रफ स्केच थोड़ा सा बनाना चाहूंगा नॉर्थ ईस्ट के बारे में। हम इसको असम कहेंगे। ये जो आप देख रहे हैं ये नॉर्थ ईस्ट में ये असम वाला पोर्शन है। यहां से आगे हमारा ये अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल का ये हिस्सा यहां तक आएगा लगभग, ये अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश से नीचे हमारे पास ये नागालैंड आएगा। नागालैंड से नीचे हमारा जो है ये मणिपुर है, और मणिपुर से नीचे हमारा जो राज्य है यहाँ, भारत का सुदूरवर्ती राज्य, आप सबसे दूर रिमोट कह सकते हैं भारत से, आप इसे मिजोरम, ये इधर है। और यहां हमारे पास एक राज्य और है, ये त्रिपुरा है। और यहां ये मेघालय है। ये हमारे राज्य हैं। ये नीचे वाला बांग्लादेश वाला जोन है, बांग्लादेश आपके पास यहां तक आएगा लगभग। मतलब बांग्लादेश का जो बॉर्डर है वो त्रिपुरा को 3 ओर से घेरेगा, और मिजोरम का आधे बॉर्डर पे। यहां पर फिर म्यांमार है, जिसको पहले हम लोग बर्मा कहते थे, ये म्यांमार है। ये आपके पास 7 स्टेट्स हैं। इसके अलावा असम के ठीक यहाँ पर वेस्ट में अगर हम बात करते हैं इधर को, तो यहाँ पर हमारे पास सिक्किम आता है। बाकी बंगाल है, ये हिस्सा थोड़ा चौड़ा बन गया है, इतना चौड़ा है नहीं। बांग्लादेश थोड़ा और आगे तक आता है। तो ये वेस्ट बंगाल का पोर्शन है। ये हमारे पास सिक्किम है। रफ स्टेज आप समझिएगा, केवल बात समझाने की कोशिश है। जब नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स की हम बात करते हैं बच्चों, तो इसमें सिक्किम को शामिल करते हुए ये 7 स्टेट्स हैं। ये पॉपुलेशन के हिसाब से हमारे पास बहुत छोटा जोन है। हमारे लगभग 2011 की अगर हम पॉपुलेशन सेंसस की बात करें, सेंसस मतलब जनगणना, तो लगभग 4.5 करोड़ लोग इस हिस्से में रहते हैं। और इन 4.5 करोड़ लोगों में से भी 3 करोड़ के आसपास केवल असम में रहते हैं। इसमें असम में लगभग 3 करोड़, और बाकी सब टोटल मिला के 4.5 करोड़। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि नॉर्थ ईस्ट में भी असम बाकियों पर कितना डोमिनेंट है। ये सबसे बड़ा राज्य है, चाहे पॉपुलेशन की बात करें, चाहे हम एरिया की बात करें। सिक्किम की जब हम यहाँ पर बात करेंगे तो कभी फिर हम बात कर लेंगे सिक्किम पे, भले ये नॉर्थ ईस्ट में है, लेकिन सुरक्षा चिंताओं के मामले में हम आज जो ज्यादा फोकस करेंगे वो असम और इसके पेरिफेरल में जो बाकी राज्य हैं उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले सवाल ये उठता है कि हम इनके बारे में बात क्यों कर रहे हैं। भारत तो बहुत बड़ा है, केवल इन्हीं पे फोकस क्यों है। मैं पहला कारण ये बताना चाहता हूँ, हमारे यहाँ के जो हिंदी भाषी क्षेत्र है भारत का, दिल्ली हम लोग बात करते हैं, नॉर्थ इंडिया में स्पेशली, तो जब नॉर्थ ईस्ट के लोग आते हैं तो हमारे यहाँ के लोगों का जो व्यवहार है वो उतना सहज नहीं है जो बाकियों के साथ है। हम लोग उनके साथ सहज नहीं है, शायद वो भी हमारे साथ इसीलिए सहज नहीं है। हमारा व्यवहार कहीं न कहीं बायस्ड हो जाता है। यहाँ हमारे से मतलब मेजोरिटी से, हो सकता है कुछ लोग बहुत अच्छा व्यवहार करते हों, हम चाहते भी हैं कि अच्छा व्यवहार करने वाले स्टूडेंट्स की संख्या बढ़े। कल को आप लोग भी दिल्ली जाएंगे या किसी बड़े शहर में जाएंगे, आपको वहां के लोग मिलेंगे, उनसे वैसे ही मिलना है जैसे आप किसी और राज्य के लोगों से मिलते हैं। यहाँ के जो लोग हैं बच्चों, वो एंथ्रोपोलॉजी जो है उस हिसाब से अगर बोला जाए तो मंगोलॉइड्स में आते हैं। थोड़ा दिखने में अलग होते हैं, छोटी हाइट कम होती है, चेहरा अलग हो। और ये जो मंगोलॉइड्स हैं ये तिब्बत और कोरिया, चाइना, आप उत्तराखंड में भी देख सकते हैं। उत्तराखंड, हिमाचल और लद्दाख वाला रीजन जो है, यहां तक के लोग, लेह लद्दाख वाला जिसको हमारे यहाँ कॉमन लैंग्वेज हम रफ लैंग्वेज में बोलते हैं, वहां तक के लोग भी मंगोलॉइड्स में ही आते हैं। कश्मीरी नहीं आते, ध्यान रखिएगा। वो कॉकेशियन और बाकी हैं, कश्मीरी, पंजाबी, वो अलग है एंथ्रोपोलॉजी में। लेकिन लेह लद्दाख, हिमाचल, हम लोग, ये उत्तराखंड के लोग और नॉर्थ ईस्ट के लोग, काफी हद तक हम मंगोलॉइड्स का ही पार्ट हैं। अधिकतर लोग, हमें यह स्वीकार करना चाहिए। और किसी इस आधार पर कोई व्यक्ति मुझसे अलग दिखता है, इस आधार पर वो कभी भी मुझसे कम या ज्यादा नहीं है।
उसकी उतनी ही इज्जत है जितनी मेरी है। तो जब यहाँ के लोग आते हैं मेन स्ट्रीम भारत में कहीं पर, तो हमने गौर किया है कई बार, मैं भी कुछ समय दिल्ली रहा और मैंने भी गौर किया कि वो आइसोलेट रहते हैं। शायद ये हम सब मेजोरिटी लोगों का व्यवहार ऐसा होता है कि वो उनको आइसोलेट करने पर मजबूर करते होंगे, और इसी वजह से शायद उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन हो, गुस्सा हो बाकी भारत के लिए। तो देश के नॉर्थ ईस्ट में कई जगह जाके आपको सुनने को मिल सकता है कि ये व्यक्ति इंडिया से आया है, मतलब इसका मतलब एक वर्ग ऐसा है जो इंडिया को अपना नहीं मानता। वहां हम कोशिश कर रहे हैं, तो उसी पे बात करनी इसलिए जरूरी है कि मतलब ये मैं ये बताना चाह रहा था कि हम पढ़ क्यों रहे हैं उसको। तो नॉर्थ ईस्ट की हम सबसे पहले जब परिचय के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले हमने राज्यों की बात की। असम की जो राजधानी है, हम लोग एक एक करके राज्यों के बारे में मैंने आपको बताया। असम की राजधानी गुवाहाटी में ही एक छोटा सा पार्ट है, दिसपुर कहते हैं, दिसपुर मानी जाती है। अरुणाचल में ईटानगर है, नागालैंड की राजधानी कोहिमा है, मणिपुर की इम्फाल है, मिजोरम की आइजल है, त्रिपुरा की अगरतला है, मेघालय की हमारे पास शिलोंग और सिक्किम की गैंगटॉक है। लेकिन हमारा फोकस सिक्किम को छोड़ के बाकी पे रहेगा अभी आज। ये जो क्षेत्र है आप इसको देखिएगा, इसके साथ कितनी दिक्कतें हैं। ये मैक्सिमम पोर्शन लैंड लॉक्ड है। पहली बात तो आप गौर करिएगा, हमारे पास इधर म्यांमार है, ऊपर वाले हिस्से में चाइना है, इधर भूटान, इस जोन में भूटान है हमारे पास, और नीचे बांग्लादेश है। सही कहें तो मोर देन 95% बाउंड्री, 95 से ज्यादा ही होगा परसेंटेज, बाउंड्री इन राज्यों की बाहरी देशों से मिली हुई है, इंटरनेशनल बाउंड्री है। अगर किसी हिस्से का, हमारे देश का 98% के आसपास इंटरनेशनल बाउंड्री है, क्या आपको नहीं लगता कि उसकी सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा वैसे ही है? चारों तरफ से वो देशों से घिरा है, और वो भी उन देशों से जिनके साथ दिक्कत हमारे है रणनीतिक तौर पर। यहाँ जो मेनलैंड इंडिया है बच्चों, यहाँ पर आप देखिएगा, ये वेस्ट बंगाल का हिस्सा, यहाँ पर एक जोन आता है हमारे पास भारत में, वो लगभग 22 किलोमीटर चौड़ा एरिया है, केवल 22 किलोमीटर चौड़ा एरिया है, जिसको हम सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहते हैं। कई लोग उसको चिकन कॉरिडोर भी कहते हैं, चिकन नेट कहते हैं। मतलब भारत का मेनलैंड का एक छोटा सा हिस्सा जो केवल 22 किलोमीटर है, इतना बड़ा देश, और उसका एक हिस्सा जो नॉर्थ ईस्ट को जोड़ने वाला है, वो एक जगह पर केवल 22 किलोमीटर चौड़ा है। तो अगर ये सोचिए, हमारी कमजोर नस के बारे में बात की जाए, नॉर्थ ईस्ट को जमीनी कब्जे से जोड़ने की बात की जाती है, तो चिकन कॉरिडोर एक ऐसा जोन है जो हमारी कमजोरी है। हमारा कोई भी बाहरी दुश्मन जब कभी भी गौर करेगा कि नॉर्थ ईस्ट को हमसे अलग किया जाए, तो उसका सबसे पहले ध्यान चिकन कॉरिडोर पे ही जाएगा, इस सिलीगुड़ी कॉरिडोर पे जाएगा। इसका मतलब हमारे पास नॉर्थ ईस्ट को डायरेक्टली जमीनी अगर कनेक्टिविटी की बात करें तो बहुत छोटी है। तो भारत की अपने नॉर्थ ईस्ट के राज्यों से जो सीमा रेखा है वो केवल इतनी है, ये आप असम के साथ जो देख पा रहे हैं थोड़ा सा, बाकी इनका जो बॉर्डर है वो इंटरनेशनल बॉर्डर है। तो पहले तो ये अपने आप में अलग इसलिए भी हैं कि एंथ्रोपोलॉजिकली अलग लगते हैं हमसे, तो हम लोग भेदभाव करते हैं इनके साथ। दूसरी, इनका मैक्सिमम हिस्सा इंटरनेशनल बॉर्डर से मिला है। अब आप सोचिए, अगर ये बॉर्डर खुले होते, ट्रेड, एजुकेशन, हेल्थ, टूरिज्म, बाकी सब के लिए, अगर हम साउथ ईस्ट एशिया और इधर म्यांमार, इधर आपके पास चाइना, भूटान, बाकी बांग्लादेश के साथ खुला होता, तो इन लोगों का व्यापार और बाकी चीजें कितनी बढ़ती। लेकिन ये सब कुछ नहीं हुआ, ये आइसोलेशन जैसा रहा है। तो ये आइसोलेशन क्यों रहा है और कहां पॉपुलेशन ज्यादा है, इस पे बात करते हैं। यहां पर मैं एक रफ स्केच बनाना चाहूंगा। हमारे नॉर्थ ईस्ट में जो सबसे बड़ी नदी है भारत की, सभी लोग जानते हैं मोटे तौर पर, ये ब्रह्मपुत्र है। तो ब्रह्मपुत्र हमारे इस तरह से आती है और यहां से बांग्लादेश में एंटर करती है मोटे तौर पर। ब्रह्मपुत्र का बहुत लंबा जोन, सबसे लंबा तो असम में ही जाता है। तो असम का एक एरिया बहुत लंबा घाटी वाला एरिया है। अब जब घाटी वाला एरिया होगा तो उत्तर प्रदेश और बिहार की तरह देखिएगा, जहां गंगा, यमुना और बड़ी नदियां आती हैं, तो बड़ा मैदानी क्षेत्र है, उपजाऊ क्षेत्र है। और जहां उपजाऊ क्षेत्र होगा बच्चों, वहां पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा होगी। आप पहाड़ों पे भी देखिए, चौखुटिया, सोमेश्वर, जहां घाटी एरिया है वहां ज्यादा लोग पल सकते हैं, तो वहां ज्यादा पॉपुलेशन होगी। तो यहाँ जो मैदानी हिस्सा है नॉर्थ ईस्ट में, वो एक तो ब्रह्मपुत्र घाटी जिसको हम कहते हैं मोटे तौर पर यहाँ है, कुछ मैदानी हिस्सा नीचे, ये त्रिपुरा, जहां कर्सर जा रहा है मेरा, ये त्रिपुरा है। त्रिपुरा का हिस्सा काफी हद तक मैदानी है,
और यहाँ मणिपुर में इम्फाल के पास, यहाँ हम मैती समुदाय पे, हम एक राज्य पे बाद में आएंगे, मैं हर राज्य के अलग से हिस्ट्री भी आपको बताने की कोशिश करूंगा। यहाँ आपको मैदानी क्षेत्र मिलेगा, तो जाहिर सी बात है पॉपुलेशन भी यही मिलेगी ज्यादा। तो असम की जो पॉपुलेशन मैंने कहा 4.5 करोड़ में से 3 करोड़ तो केवल असम के पास है, और त्रिपुरा छोटा है लेकिन 40 या 42 लाख के आसपास 2011 की बात कर रहा हूं मैं, त्रिपुरा की पॉपुलेशन है। तो अब आप सोचिएगा बाकी राज्यों की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा नहीं है एरिया बड़ा होने के बावजूद, तो पॉपुलेशन डेंसिटी है, बाकी जगह फॉरेस्ट हैं, पहाड़ हैं, टफ टेरेन है, और फॉरेस्ट होगा तो आप ये सोचिए यहाँ बहुत ज्यादा ठंडा भी नहीं है, मतलब यहाँ गर्म है, जंगल है, वेट। तो जब आप रेन वाटर जितने भी जंगलों के बारे में पढ़ते हैं जहां खूब बारिश होती है तो घने जंगल होते हैं, तो यहाँ खेती बाड़ी के बजाय लोगों ने ट्राइबल कम्युनिटीज क्यों डेवलप हुई हैं आप सोचिएगा कभी, क्योंकि एग्रीकल्चर के मुकाबले उनके लिए हंटिंग और बाकी जंगल से कुछ भी मिल जाए खाना ज्यादा इजी रहा होगा शायद। लोगों ने अपने अपने एरिया डिवाइड कर लिया और समय के साथ अलग अलग ट्राइबल बनते गई। हम यहाँ बात करेंगे कि नॉर्थ ईस्ट में एक बड़ा तो जंगल की हिस्सा है, खेती करना बहुत मुश्किल है, और जो खेती की भी है वो सबसिस्टेंस लेवल की एग्रीकल्चर है बच्चों। सबसिस्टेंस का मतलब केवल जिंदा रहने के लिए। पंजाब और हरियाणा और वेस्टर्न यूपी की तरफ बड़े लेवल पे खेती बाड़ी नहीं है कि साहब मेरे पास इतनी जमीन है कि मैंने 2000 क्विंटल गेहूं बेचा हो। नॉर्थ ईस्ट में अधिकतर जगहों पर ऐसा नहीं है, अधिकतर जगहों पर जहां आपको असम के कुछ जगहों पर लगेगा भी तो टी गार्डन और वो बड़े बिजनेसमैन के हैं, आम आदमी वहां भी खेती बाड़ी का ही काम कर रहा है या मजदूरी कर रहा है। सबसिस्टेंस लेवल का एग्रीकल्चर हमारे उत्तराखंड में भी आपको दिखता होगा कि अगर जो साल भर मेहनत करने के बावजूद खाने के लिए नाम मात्र का हो पाता है। तो हम जब अपना ही घर ढंग से नहीं चला पा रहे हैं तो आप समझ पा रहे होंगे बातचीत को कि कितनी दिक्कत आएगी उन लोगों के लिए, क्योंकि वो इससे अमीर बनने की स्थिति नहीं है। सबसिस्टेंस लेवल पे एग्रीकल्चर पे भी अब तो संकट आने लग गया है। दूसरा आपने देखा होगा भारतीय लोकतंत्र के साथ एक थोड़ा सा दिक्कत है। लोकतंत्र है, फेडरल सिस्टम में हम राज्यों को वो ताकत नहीं दे पाए जो देनी चाहिए थी सभी राज्यों को। आप इस बात को ऐसे भी समझिएगा, मैं इसको 2 तरीके से बताता हूँ। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन अगर किसी क्षेत्र का कम हो जाता है तो हमारे देश की पॉलिटिक्स का नजरिया और ढांचा इस तरह का है कि वो थोड़ा इग्नोरेंट हो जाता है। जिनकी 10 गलतियां हों लेकिन अगर उनकी पॉपुलेशन ज्यादा है, उनका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ज्यादा हो, तो मैंने देखा वो उसके बाद भी वो हमेशा डोमिनेंट रहते हैं सत्ता में। आप हमारे नॉर्थ इंडिया के राज्यों की स्थितियां देखिए, जनसंख्या में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी कहाँ हुई है? नॉर्थ इंडिया के हिंदी भाषी राज्यों में, स्पेशली यूपी, बिहार और काफी हद तक वेस्ट बंगाल भी, आपके पास मध्य प्रदेश, राजस्थान, इनके पास देखिएगा इन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल प्रोग्राम बहुत पुअरली चलाए हैं, बहुत खराब तरीके से चलाए हैं। लेकिन क्योंकि इनके पास इतने एमपी हैं कि भारत में अगर कोई राजनीतिक दल केवल कुछ इन राज्यों में डोमिनेंट हो जाए तो वो भारत की पूरी सत्ता को चला सकता है। तो फिर बाकी जो हिस्से हैं वो तो इग्नोरेंट होंगे ही होंगे। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन अपने आप में कई फैक्टर आएंगे, उसमें से एक ये भी दिक्कत है कि भाई इनकी महत्व ही कम रहा तो लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया है। टोटल नॉर्थ ईस्ट से बच्चों अगर मैं सारे राज्यों को मिलाता हूं तो नॉर्थ ईस्ट से 13 राज्यसभा सीटें हैं। नॉर्थ ईस्ट से सिक्किम में एक मिला लें तो 14 हो जाएंगी। 13 को आगे पीछे कर लो, 31 तो यूपी से हैं अकेले राज्यसभा की सीटें, और लोकसभा की 24 सीटें हैं इस नॉर्थ ईस्ट से। सिक्किम की एक और मिला लो तो 25 हो जाएंगी। पूरा मिला के 25 सीटों का रिप्रेजेंटेशन है। उत्तर प्रदेश अकेले 80 सीटें देता है। अगर यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश और ये 3-4 मिला लिए जाएं तो हो गया, आप बहुमत में वैसे ही आ जाते हैं। आपको एक बात मैं थोड़ा सा यहां पर बताऊंगा कि राज्य बराबर है। आप एक बात सोचिए, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हों या कर्नाटका के मुख्यमंत्री हों, प्रोटोकॉल में दोनों मुख्यमंत्री हैं, दोनों बराबर है। लेकिन अगर ऐसा है तो फेडरल सिस्टम में हर राज्य को बराबर सम्मान मिलना चाहिए था। अमेरिका में है, अमेरिका में जो अपर हाउस है, अमेरिका में 50 राज्य हैं, वहां बड़े बड़े राज्य भी हैं और छोटे छोटे राज्य भी हैं, साइज में कम छोटे बड़े होते रहते हैं, लेकिन राज्य बराबर है।
तो जो राज्यसभा हमारी है, हम जिसको अपर हाउस कहते हैं भारत में, तो अमेरिकन अपर हाउस में, क्योंकि उसका नाम समझिए ध्यान से, राज्यसभा मतलब वो राज्यों की सभा है। अगर वो राज्यों की सभा है तो सब राज्य बराबर हैं, तो हर राज्य का रिप्रेजेंटेशन बराबर होना चाहिए था। तो अमेरिका में 50 राज्य हैं और 100 सीटें हैं अपर हाउस में, हर राज्य से 2 लोग चुने जाते हैं। हम नॉर्थ ईस्ट को रिप्रेजेंटेशन ही नहीं दे पाए उस हिसाब से, बल्कि छोटे राज्यों को भी नहीं दे पाए। एक दिक्कत। दूसरा, अभी मैं आपको बताता हूं 1970, आप थोड़ा सा, मैं ट्रेड से हट भी रहा हूं 5 मिनट के लिए, मैं माफी चाहूंगा, आपको रियलाइज होगा कि ये कितना महत्वपूर्ण टॉपिक मैं बताने जा रहा हूं आपको। हमारे यहां एक बात समझिएगा, मैं थोड़ा सा आपको ये डेटा मैंने देखा था नेट से, कि अरुणाचल प्रदेश का जो एरिया है ऑलमोस्ट 84,000 स्क्वायर किलोमीटर है, और जो दिल्ली का है वो 1600 से 1800 स्क्वायर किलोमीटर, वो एनसीआर के हिसाब से। यहां अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा की 2 सीटें हैं और दिल्ली में 7 सीटें हैं। अब आप समझिएगा, मुझे दिल्ली में चांदनी चौक में, मैं सांसद हूं, मुझे अपने क्षेत्र में चुनाव प्रचार करना है या मैं सांसद बनना चाहता हूं, तो अब आप समझिएगा कि प्लीज मुझे कितने एरिया में घूमना पड़ेगा। 14 दिन का चुनाव प्रचार का समय मुझे मिलता है, तो ठीक है, मेरे पास एक क्षेत्र है जहां मुझे प्रचार करना है कि भाई मुझे जिताइए। अरुणाचल में एक एरिया कितना, 84,000 स्क्वायर किलोमीटर, एक में 2 एमपी हैं, एक एमपी का क्षेत्र कितना बड़ा होगा आप सोचिएगा। ठीक है, वहां पॉपुलेशन डेंसिटी लिस्ट है, लेकिन घूमना तो पड़ेगा ही ना दूर दूर आपको। 14 दिन के अंदर दिल्ली में चांदनी चौक वाले को भी घूमना पड़ रहा है, और 14 दिन के अंदर यहां भी प्रचार करना है। चुनाव की सीमा है आपके पास 10 लाख रुपए, अगर आप खर्च कर सकते हैं तो 10 लाख रुपए में आपको यहाँ एक दिल्ली के एक छोटे से हिस्से में भी आपको अपनी बात लोगों तक पहुंचानी है। हाँ, लोग यहाँ काफी है, मैं मानता हूं, और लेकिन उतने बड़े हिस्से में भी तो आपको बैनर या बोर्ड प्रचार करना है भाई अरुणाचल में, ये भी देखिएगा। तीसरी बात आप गौर करिएगा, आपके पास सांसद कोटा होता है जिसमें 5 करोड़ रुपए आप मिलते हैं सांसद कोटा से, एमपी लाइट जिसको हम लोग बोलते हैं। यहाँ एक हिस्से में आपको वो जनता को देना है, यहां भी देना है, यहाँ की जनता को भी उतना 5 करोड़, हर वोट की कीमत बराबर है। तो आपको रियलाइज होगा कि दिल्ली में खुद बड़ी दिक्कत है। दिल्ली में चांदनी चौक में अगर आप बात करते हैं तो आपके पास 16 या 18 लाख वोटर है, और बाहरी दिल्ली में बात करते हैं तो 70 लाख से ऊपर वोटर हो गए हैं। 70 लाख लोगों पे आपको 5 करोड़ खर्च करने हैं और 18 लाख लोगों पे भी 5 करोड़ खर्च करने हैं। आप समझ रहे होंगे कि जब वोट की कीमत बराबर है तो डेवलपमेंट के लिए पैसा भी सबको बराबर मिलना चाहिए। इसीलिए ऐसा लगता है कि हमें डिलिमिटेशन जिसको कहते हैं, सीटों का बंटवारा दोबारा होना चाहिए। 1971 के बाद तो सीटों का बंटवारा, डिलिमिटेशन हुआ ही नहीं है। तो 2001 में जस्टिस कुलदीप सिंह सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं, उनकी अध्यक्षता में डिलिमिटेशन कमीशन बना कि हम देश की लोकसभा सीटों को रीऑर्गेनाइज करते हैं ताकि लोगों को बेहतर रिप्रेजेंटेशन मिल सके। लेकिन जब रीऑर्गेनाइज करेंगे आप, तो आप गौर करिएगा, फायदा उन राज्यों को होगा जिनने जनसंख्या बढ़ाई है, जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण कानून ढंग से लागू नहीं किए हैं। फायदे में हिंदी भाषी राज्य आ रहे हैं। इस बात को सबसे पहले ऑब्जर्व किया था चंद्रबाबू नायडू जी ने। साउथ इंडिया के जो 4 स्टेट्स हैं, कर्नाटका, आंध्रा, उस समय का आंध्रा, अब तेलंगाना प्लस आंध्रा, तमिलनाडु और केरला, ये चारों अच्छा खासा नुकसान में जा रहे हैं, क्योंकि इन चारों राज्यों ने फैमिली प्लानिंग, हेल्थ और बाकी चीजों में बेहतर इन्वेस्टमेंट किया है, बेहतर काम किया है। तो हुआ यह कि जिसने बेहतर काम किया है वो तो अपनी लोकसभा की सीटें खो रहा है, और जिन राज्यों ने कोई भी कानून ढंग से कभी लागू नहीं किया है वो पॉलिटिकली और माइलेज पा रहे हैं। तो अटल बिहारी वाजपेयी सरकार को समझ में आया कि इसमें वाकई दिक्कत है, तो 2002 में उन्होंने क्या किया कि 2026 तक लोकसभा की सीटें जितनी है उतनी फ्रीज कर दी कि देखा जाएगा बाद में। अब वाजपेयी जी तो चले गए, अब आप समझ रहे होंगे 2022 आता है, 2026 बहुत दूर नहीं है। ये पिटारा फिर खुलने वाला देश में रिप्रेजेंटेशन का, और इसका समाधान अभी किसी के पास नहीं है कि आखिर उनको पनिशमेंट क्यों ना किया जाए जिन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल के प्रोग्राम बेहतर नहीं किए। नॉर्थ ईस्ट अपने आप में भुगतान कर रहा है इस बात का कि भाई उनकी जनसंख्या कम है, तो इस वजह से वो नुकसान में रह गया। जिन राज्यों ने बेहतर काम किया है आपने उनको एनकरेज करना चाहिए था, लेकिन आज हमारी स्थिति ये हो गई है। तो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन इतना कम है, ये एक बड़ी दिक्कत रही है नॉर्थ ईस्ट की, आप समझ पा रहे होंगे। ये सामान्य शुरुआती परिचय है अभी।
तीसरी परेशानी, यहाँ कभी भी किसी भी राजनीतिक दल के अंदर एक कैडर डेवलप नहीं हुआ है। आप किसी भी राज्य में मेनलैंड इंडिया में जाइएगा, आपको हर पार्टी का एक कैडर मिलता है। इवन वेस्ट बंगाल तक भी आपको दिखता होगा, आपने रियलाइज किया होगा। नॉर्थ ईस्ट में कभी भी कुछ सालों से, अब थोड़ा आपको ये दिख रहा होगा, जो अभी नए मुख्यमंत्री बने हेमंत बिस्वा शर्मा असम के, आपको कैडर डेवलप करते हुए दिखा होगा। कम्युनिस्टों का त्रिपुरा में थोड़ा दिखा होगा। ये मिजोरम, नागालैंड, यहाँ तो ऐसी स्थितियां रही हैं कि यहाँ जो पुराने पैसे वाले लोग थे, उनके बच्चे दिल्ली या बड़े शहरों में पले बड़े, यही एजुकेशन ली, और एक दिन उनको वहां जाकर सीधे वाइस मतलब चीफ मिनिस्टर या हाई प्रोफाइल मिनिस्टर बनाया गया, कुछ समय पैरासूट मिनिस्टर सीधे सीधे कहा जाए तो। इस तरह से आम आदमी का विकास नहीं हो सकता। आप राज्य चला सकते हैं, लेकिन इसको लोकतंत्र नहीं कहते। आप 1947 के बाद बच्चों, अब आप भारत की प्रजा हैं, नागरिक हैं, आपके पास राइट्स हैं। इतिहास में उससे पहले राजा जरूर हुए, लेकिन आप नागरिक नहीं थे, आप सिटीजन नहीं थे, आपके पास अधिकार नहीं थे। वो अधिकार अगर मिलेंगे मुझे, तो मेरा असंतोष कम होगा। तो नॉर्थ ईस्ट की दिक्कत एक बड़ी ये रही कि आपको लंबे समय तक बाहर से भेजे गए नेता, बाहर से भेजा गया पैकेज, उनके सहारे आपने नॉर्थ ईस्ट को चलाया है। तो ये मोटे तौर पर आपको दिखेगा कि हाँ, एक तो जियोग्राफिकल, मैंने जो जल्दी में बताया थोड़ा सा, जियोग्राफिकल फीचर्स इसके डिफिकल्ट हैं। चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ क्षेत्र है पूरा। नॉर्थ ईस्ट की इधर से कनेक्टिविटी आपको दिखती नहीं है, भले ही ये पड़ोसी देश इधर को है। हमने 91 के बाद इधर को एक पॉलिसी बनाई, माननीय प्रधानमंत्री 91 में पीवी नरसिम्हा राव सर, उन्होंने एक पॉलिसी बनाई, लुक ईस्ट पॉलिसी, कि हम यहाँ से साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज जो कुछ अच्छा डेवलपमेंट कर रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी वहां के साथ बनाएंगे। बहुत अच्छी पॉलिसी थी, लेकिन एग्जीक्यूशन का लेवल बहुत अच्छा नहीं है। वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लुक ईस्ट पॉलिसी का नाम एक्ट ईस्ट पॉलिसी कर दिया है, कि अब हम नॉर्थ ईस्ट पे वाकई काम करेंगे। अभी कुछ समय से काफी सुधार हुए हैं, उन सुधारों की चर्चा हम बाद में करेंगे जब हम समस्याओं को थोड़ा सा बेहतर समझेंगे। तो आप रियलाइज करेंगे, अच्छा समस्याएं तो अब हम समझिए हैं, अब थोड़ा सा हम एक एक करके आते हैं कि और क्या समस्याएं हैं नॉर्थ ईस्ट में। तो मैं आपको मोटे तौर पर कहना चाहूंगा, पूरे देश में आप कोई भी समस्या उठाइए, इस देश में जो जो समस्याएं आपको लगती हैं, उसका सैंपल आपको नॉर्थ ईस्ट में जरूर मिल जाएगा कोई ना कोई। जैसे मैं आपको एक एक करके एग्जाम्पल दे रहा हूं। पहला, आतंकवाद, जिसको आप टेररिज्म कहते हैं। आतंकवाद नॉर्थ ईस्ट में कितना है, इसको मेरे ख्याल से बताने की जरूरत नहीं है, इस पे बात करने की जरूरत ही नहीं है। एक एक करके बाद में बात करेंगे कि आतंकवाद क्यों है, आखिर क्यों का जवाब देंगे। हाँ, समस्या है अलगाववाद। बच्चों, अलगाववाद का मतलब होता है जो सेपरेटिस्ट जो हैं, वाद, जो सेपरेटिस्ट हैं, जो भारत से अलग होना चाहते हैं। वहां कई सारे आतंकवादी संगठन हैं जो रियलाइज करेंगे कि बिल्कुल वो भारत से अलग होना चाहते हैं। ट्राइबल्स के आपस के बहुत सारे हैं। तीसरा आएगा क्षेत्रवाद। आपको दिखेगा वहां कि अपने अपने क्षेत्र की बात है, ट्राइबल्स हैं, बड़े लेवल पे समझ नहीं पाए। शायद एक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो भारत में रहा है, हम लोग 85 से जब कांग्रेस की स्थापना होती है, हम लंबे समय से बात करते हैं 1947, उसके बाद भी हमें एक लंबा वक्त लगा देश को आजादी पाने में बच्चों। लेकिन इस दौर में हमारा ना पॉलिटिकल सिस्टम डेवलप हुआ। हमने ये भी सीखा कि हथियार उठाए बिना राजनीतिक आंदोलन कैसे किए जाते हैं। ये प्रोसेस सीखना जरूरी है। नॉर्थ ईस्ट में कई क्षेत्र ऐसे हैं जो ट्राइबल्स को ये बात समझ में नहीं आती। अगर उन्हें सरकार के खिलाफ गुस्सा है तो वो सीधे हथियार उठा के ही दिखाते हैं। उनको ये समझ अभी भी नहीं आ पाया कई बार कई लोगों को कि पॉलिटिकल वे में भी आप अपनी बात कह सकते हैं, तरीके हैं, ऐसा नहीं है। तो अपने अपने क्षेत्र की बात। और सबसे बड़ी दिक्कत इन लोगों को पूरा समझ पाना। यहां लगभग 400 से ज्यादा जनजातियां हैं, ट्राइबल्स हैं। ये माना जाता है 400 से ज्यादा जनजातियां हैं और 4000 से ज्यादा डायलेक्ट हैं, जिसको आप बोली कहते हैं। बोली का मतलब डायलेक्ट और भाषा, दोनों में एक अंतर है। भाषा लिखी भी, बोलने हो तो दोनों बोले जाते हैं, लेकिन भाषा लिखी भी जाती है। लिखने के लिए आपको लिपि चाहिए, स्क्रिप्ट चाहिए। कुमाऊनी, और हम लोग यहाँ कुमाऊं में रहते हैं, कुमाऊनी और गढ़वाली के पास अपने स्क्रिप्ट नहीं है। आपको कुमाऊनी लिखनी है, आप हिंदी में लिखते हैं। इसका मतलब ये बोलियां हैं बेसिकली। हिंदी के पास अपनी लिपि है, उर्दू के पास लिपि है।
तो आप समझिएगा कि जिसके पास अपनी स्क्रिप्ट होती है, वो भाषा होती है, यहाँ बोलियां बहुत ज्यादा है। इतनी बोलियां हैं कि रानीखेत और द्वाराहाट का भी अगर मैं बात करूं तो दोनों अलग अलग बोलियां होंगी। अगर आप जाएंगे भी तो आपको बात समझ नहीं आएगी। दूसरा ट्राइबल बिल्कुल अलग कस्टम को फॉलो करता है। इन सबको एक साथ रखना आसान नहीं है। इसीलिए हर एक से भी झगड़ा है, राज्यों से भी झगड़ा है, भारत सरकार से भी झगड़ा है। तो क्षेत्रवाद चरम लेवल पर है और हर लेवल पर आपको दिखेगा। और अब तो मैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार अरुणाचल के बारे में जब हम बात करेंगे तो वहां के एक दो राज्यों पे बात करेंगे कि वहां नक्सलवाद के भी केस पाए गए हैं। अभी ज्यादा नहीं है, शुरुआती फेज में है, लेकिन अरुणाचल में यह ऑब्जर्व किया गया है कि नक्सलवाद, मतलब मैं वो बता रहा हूं जो भारत की समस्याएं हैं, और आप महसूस कर रहे होंगे ये तो सारे समस्याएं मेनलैंड में है, तो ये आपको वहां भी मिलेंगी। अब एक कुछ सालों से नई समस्या आई है, सांप्रदायिकता, कम्युनलिज्म। ये भारत में सबसे तेजी से बढ़ने वाली बीमारियों में से एक है। आप किसी भी राजनीतिक दल का समर्थन करें, अधिकतर लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इसको सपोर्ट करते हैं। आप किसी भी राज्य के हाल के विधानसभा चुनावों को गौर करिएगा, आप ऑब्जर्व करेंगे ये दिक्कत पहले नहीं थी। ट्राइबल्स आपस में जरूर लड़ते थे, लेकिन वो हिंदू मुसलमान या ईसाई या कोई और धर्मों का एंगल नहीं था। समय के साथ बच्चों ये बहुत बड़ा एंगल नॉर्थ ईस्ट में आ गया है। नॉर्थ ईस्ट के बारे में मैं आपको बताना भी चाहूंगा कि ब्रिटिशर्स ने जिस समय उसको एनेक्स किया, अभी आएंगे असम के एनेक्सेशन के बारे में, तो उसके बाद क्रिश्चियन मिशनरीज बड़े लेवल पे नॉर्थ ईस्ट में काम किया उन्होंने। ठीक है, उन्होंने एजुकेशन पे काफी अच्छा काम किया। आज नॉर्थ ईस्ट में लिटरेसी रेट केरला के बाद आपको दिखेगी। मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर आप देखेंगे अच्छा खासा उनका एजुकेशन लिटरेसी रेट है। लिटरेसी इतनी ज्यादा होने के बाद अगर आपको रोजगार या बाकी चीजें कुछ भी नहीं डेवलप कर पाए आप, तो नौजवानों के अंदर फ्रस्ट्रेशन का लेवल बढ़ेगा और धर्म के नाम पर गुमराह करना आसान होगा। और जब से ये सोशल मीडिया और बाकी चीजें आई हैं, अब धीरे धीरे लोगों को बांटने लगे हम, तू हिंदू है, मैं मुसलमान हूँ, ये सिख है, ये ईसाई है, और ये वाले एंगल, जबकि वो ट्राइबल्स के कॉन्फ्लिक्ट थे। अब वो हम नेशनल लेवल पे सुनते हैं, नहीं हिंदुओं ने ना मुसलमानों को या मुसलमानों ने हिंदुओं को या इन दोनों ने वो क्रिश्चियंस को मारा है, जबकि बेसिकली वो ट्राइबल्स का कॉन्फ्लिक्ट था। अब ये एक बड़ी दिक्कत आपको वहां दिखने लगेगी। इसके अलावा सिक्योरिटी रीजन से जब हम बात करते हैं तो बच्चों सबसे एक बड़ी समस्या वहां है स्मगलिंग, तस्करी की। वहां तस्करी बांग्लादेश के साथ, म्यांमार के साथ सब आपस में बड़े लेवल पर आपको दिखेगी। और जो मैंने ये मिजोरम वाला एरिया आपको बताया था, ये आप ऐसे समझिए मैथमेटिकली इसको गोल्डन ट्रायंगल बोलते हैं। म्यांमार, लाओस, इधर तक इसको गोल्डन ट्रायंगल कहते हैं। जितने हमारे ड्रग्स की हम बात करते हैं, विशेषकर अफीम, ओपीएम की बात करें, तो ये सप्लाई यहां से बड़े लेवल पर होती है। इनकी वजह से जो टेररिस्ट आउटफिट हैं वो ड्रग्स की सप्लाई और तस्करी करते हैं, जिससे वो हथियार खरीद सकें और अपना संघर्ष आगे बढ़ा सकें। और इसमें हमारे जो पड़ोसी देश हैं कई, उनका लगातार सपोर्ट रहता है, ये आप समझ ही रहे होंगे। इसके अलावा तस्करी में बाकी चीजें भी हैं। जब आप मेघालय के बारे में हम लोग आएंगे अभी डिटेल में, तो आप पढ़ेंगे कि भारत में वहां ना यूरेनियम काफी मिलता है, यूरेनियम की तस्करी होती है। न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एंड जो है उसकी रिपोर्ट देखिएगा, येलो टेप के तौर पर आप मानते हैं मेघालय से उसकी स्मगलिंग है। और जो गौवंश हम जिसको कहते हैं, गाय, भैंस और इस तरह के जो जानवरों का स्मगलिंग है, वो बांग्लादेश के साथ बहुत बड़े लेवल पर है। तो इसकी वजह से मेघालय कितना परेशान राज्य है, और बाकी भी हम ये देखेंगे। इसके अलावा एक बड़ी परेशानी अब वहां जो हो रहे हैं बड़े लेवल पे शरणार्थी, ये तो शुरू से ही था। शरणार्थियों की समस्या डेवलप होती है 1971 वॉर जो है। तो नॉर्थ ईस्ट की जब हम बात डिटेल में पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर के बाद, ये तो मोटे तौर पर परिचय है। ये तो वो समस्याएं जो पूरे देश की समस्याएं हैं, एज वेल एज नॉर्थ ईस्ट की समस्याएं हैं। तो शरणार्थियों का असली जो बदलाव आता है 1971 के बाद, और 71 ही पैराडाइम शिफ्ट है नॉर्थ ईस्ट की पॉलिटिक्स में भी, कई जो आपको दिखेगा ये हर राज्य की कहानी में। तो शरणार्थियों की कहानी आज इतनी हो गई है बच्चों की, मैं असम के बारे में थोड़ा सा रफ आइडिया बता दूं कि असम की जो विधानसभा अभी चुनाव हुए हैं हाल ही में, वहां 126 विधानसभाओं में शरणार्थी लोग जो बांग्लादेश से आए हुए लोग थे, कभी भी आते रहे लगातार, वो लोग
अब सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है चुनाव जिताने में, वो डोमिनेंट है। आप अपने क्षेत्र की बात में सोचिएगा, आप जहां रहते हैं, आप लोग जहां रहते हैं वहां पर बाहर से आने वाले लोग मेजोरिटी बना के आपको ही माइनॉरिटी बना दें, तो आपके अंदर भी गुस्सा आएगा, आपको भी लगेगा बुरा कि आपके संसाधन सीमित हैं, संसाधनों की लड़ाई है, चाहे किसी भी तरह के संसाधनों की बात करें हम, उसमें नौकरियां भी हैं, बाकी चीजें भी हैं। तो अब यह हालत है, इसीलिए एनआरसी, एनपीआर, सीए, ये तीन अपने आप में लंबे बड़े टॉपिक हैं। इनका जो विरोध और जो सबसे पहला एग्जीक्यूशन आपने देखा होगा वो असम में देखा होगा अपने आप में। तो शरणार्थियों की जो समस्या है वो विस्फोटक होते जा रही है, और इसका एक ट्रेलर आपने हाल में वेस्ट बंगाल चुनाव में भी देखा होगा। दो बड़े राजनीतिक दल जो है, एक विपक्ष में है, एक पक्ष में है, लोगों के किस रूप में है वो आप देखिएगा। लेकिन ऐसा है, शरणार्थी नॉर्थ ईस्ट की बहुत बड़ी समस्या है। ये तो एक बांग्लादेशी शरणार्थी है, इसके अलावा रोहिंग्या का अभी आपको दिखेगा। नेक्स्ट शरणार्थी में आपको थोड़ा सा एक बात और बता दूं, जैसे अब शरणार्थी उन राज्यों में ज्यादा जाने लग गए हैं जहां कम लोग रहते हैं। जैसे भारत में सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी वाला जो हमारा राज्य है वो अरुणाचल प्रदेश है। वहां भाई इतनी जनता है ही नहीं, अरुणाचल प्रदेश की पॉपुलेशन बहुत ही कम है। 84,84,000 स्क्वायर किलोमीटर के बावजूद अरुणाचल की जो पॉपुलेशन है 14 लाख के आसपास है। आप ये सोचिए, उत्तराखंड 53-54 53-54,000 स्क्वायर किलोमीटर है, 1 करोड़ के आसपास लोग रहते हैं। अरुणाचल 84,000 स्क्वायर किलोमीटर है, 14 लाख लोग रहते हैं। तो मतलब अरुणाचल में इस समय बाहरी शरणार्थी, चाहे वो बांग्लादेशी हो, चाहे वो म्यांमार से आने वाले हो, चाहे तिब्बत से आने वाले हो, चाहे भूटान से आने वाले हो, जो अरुणाचल हमें अलग लगता था वो भी वहां भी समस्या होने लग गई। तो मैं बताना चाह रहा था कि हाँ, इस वजह से शरणार्थियों की समस्या अपने आप में काफी बड़ी होती जा रही है। तो ये एक जनरल आइडिया था कि मोटे तौर पर वहां क्या क्या समस्याएं हैं, उनके बारे में मैंने थोड़ा सा आपको बताया। अब मैं एक एक करके आपको राज्यों पे बात करना चाहूंगा कि हम एक एक राज्य के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जब बात करेंगे, थोड़ा सा एक असम के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले असम, जिसको हम लोग अभी बच्चों असम कह रहे हैं, पहले यहाँ अहोम साम्राज्य था, यहाँ के जो अहोम, इसीलिए अभी भी वो असोम, हाल ही में इसका नाम असोम कर दिया गया है वहां की विधानसभा के द्वारा। ये सबसे बड़ा नॉर्थ ईस्ट का है, मैंने आपको बताया था, लगभग 27 जिले हैं यहाँ पर, इसकी जरूरत नहीं है। असम में जब ब्रिटिशर आते हैं तो 1824 के आसपास ब्रिटिशर ने इसको अपने क्षेत्र में मिलाया। ब्रिटिशर ने इस एरिया को देखा। एक्चुअली ब्रिटिशर का जो वॉर हुआ था वो हुआ था बर्मा के साथ, तब उसको हम म्यांमार को बर्मा कहते थे। तो फर्स्ट एंग्लो बर्मा वॉर आप पढ़ेंगे 24-26 के फेज में, तो उन्होंने बर्मा के साथ लड़ाई लड़ी, तभी बर्मा के साथ बॉर्डर बना होगा, आप समझिएगा। तो उन्होंने गौर किया कि यार घाटी वाला और ये ब्रह्मपुत्र वैली वाला जो एरिया है, यहाँ चाय के बगीचे हो सकते हैं। बाद में ऑयल जो खोजा गया, डिडबोई, आप यहाँ जो है डिडबोई में तेल काफी मिलता है। भारत में जो तेल की जितना प्रोडक्शन है उसका बड़ा हिस्सा असम दे रहा होता है। तो उन्होंने देखा कि यार असम को अपने में मिलाने में फायदा है, बांग्लादेश को भी मिलाने में फायदा है। तब तो वो बंगाल का हिस्सा था। लेकिन जो मिजोरम वाला एरिया है, अब वो घने जंगल है, टफ टेरेन है, तो बेहतर है कि इनको आइसोलेट ही रखा जाए। तो उनको प्रॉपर मिलाने के बजाय उनको आइसोलेट बफर जोन की तरह यूज किया गया। लंबे समय तक ये जो जोन रहे हैं नॉर्थ ईस्ट के, असम घाटी के अलावा बाकी, वो बफर जोन की तरह रहे कि इनको आइसोलेट ही रखा जाए। और इससे दो फायदे हैं। अभी इनर लाइन परमिट के बारे में हम बात करें तो बाहरी लोग ना आ पाए, यहाँ हमारा ही कब्जा रहे, लेकिन ये बफर जोन की तरह रहे, क्योंकि यहाँ लाइफ डिफिकल्ट तो है ही थोड़ा सा। हम लोग बात करते हैं उसके बाद, जब हम आते हैं 1947 के बारे में बच्चों, जब ये राज्य बनता है। और गजब बात यह है, 1947 में ये राज्य जो बनता है, असम एकमात्र राज्य बना और ये सब इसके अंडर आए। असम के अलावा एक हिस्सा जिसको आज का अरुणाचल प्रदेश आप कहते हो, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एरिया, नेफा कहते थे। उसके बाद जब आप बाकी सबको मिला दिया हमने, इसके अलावा 2 यूनियन टेरिटरीज और बना दी उस समय, त्रिपुरा और मणिपुर हमने मिलाया, बाकी सब आपने असम के अंडर डाल दिया। तो अब आप सोचिए, जहां इतनी सारी ट्राइब्स हों कि वो आज भी एक दूसरे को मानने को तैयार नहीं है, वहां पर एक बड़ा राज्य
बनाने से उनको अपनी संस्कृति पे खतरा लगता है। दूसरी बात, हमने गड़बड़ तब हुई जब असमी भाषा को राजभाषा का दर्जा मिला है। ये 1960s के आसपास मिला है शुरुआत में ही, मेरे ख्याल से 62 63 में, ईयर कंफ्यूज कर रहा हूँ थोड़ा सा, मैं अभी कहीं पर आएगा तो मैं बता दूंगा कि जो ही असमी को राजभाषा का दर्जा मिला, बाकी जो राज्यों के ट्राइबल्स थे वो काफी अपनी कल्चर के लिए, अपनी लैंग्वेज के लिए सेंसिटाइज हो गए। नागालैंड पहला था जिसने खुलेआम जबरदस्त विरोध किया। तो नागालैंड की हिस्ट्री में हम पढ़ेंगे कि असमी के वो राजभाषा भारत की जो बनाते हैं हम लोग 8th शेड्यूल में सॉरी, तो असमी सबसे पहला विवाद जो बना वो इससे बना। दूसरी दिक्कत, असमियों की अपनी एक परेशानी है, उनको लगता है कि इतने रिसोर्स होने के बावजूद भी उनका भी कौन सा विकास हुआ है, ठीक है, और राज्यों के पास तो उतने रिसोर्स ही नहीं है, चलिए नेचुरल रिसोर्स हैं बस हो गया। लेकिन असम के पास तो ब्रह्मपुत्र नदी थी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक डेवलपमेंट हम बहुत सारा कर सकते थे, लोअर बराक में भी कुछ नहीं कर पाए, ब्रह्मपुत्र वैली में भी कुछ नहीं कर पाए। टी प्लांटेशन इतना है, आपने बचपन में एनसीईआरटी में हाथियों की मदद से बड़े बड़े लकड़ी के वो जो पेड़ हैं कटे हुए पीस, उनको उठाते हुए फोटो दिखे होंगे आपने। टी प्लांटेशन होने के बावजूद जो चाय बोर्ड है हमारा, उसका हेडक्वार्टर बनाया गया कोलकाता में। असमियों के अंदर लगा कि हमारी सारी जो है, हमारा तेल निकलता है तो रिफाइन होता है बरौनी में, हमारे यहाँ चाय होती है तो वो टी बोर्ड बना दिया कोलकाता में। तो हमारा उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ जितना हमारे पड़ोसी राज्य बंगाल का हुआ। नॉर्मली ये एक मानवीय स्वभाव है, सभी जगह होता है कि हमें अपने पड़ोसी के साथ लगता है कि उसका डेवलपमेंट शायद हमसे ज्यादा हुआ है। तीसरी दिक्कत मैंने बताया कि यहाँ इतना ज्यादा शरणार्थियों का प्रेशर इतना बढ़ा कि यहाँ के जो लोग थे अपने आप को कई जो असुरक्षित महसूस करने लगे। इसकी वजह से धीरे धीरे यहाँ आतंकवादी संगठन बने। ये शुरुआत होती है बच्चों 1979 के बाद। 1979 में एक संगठन बनता है, ऑल असम स्टूडेंट यूनियन। इन्होंने साफ कहा, आंसू कहते हैं हम इसको, ऑल असम स्टूडेंट यूनियन, कि बांग्लादेशी शरणार्थियों को रोकिए वरना हम हिंसा का रास्ता अपनाएंगे। 1985 में एक समझौता होता है, उसको असम अकॉर्ड कहते हैं। राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे भारत के उस समय। राजीव गांधी के दौर में आपको 2-3 समझौते दिखेंगे। जो माइलस्टोन है उसमें मिजो अकॉर्ड दिखेगा। मिजोरम का जो पीस मॉडल था, जो भारत सरकार और मिजोरम के टेररिस्ट आउटफिट के साथ, लाल डेंगा हम उनके बारे में बात करेंगे, उनका मिजो नेशनल फ्रंट के साथ जो समझौता हुआ है, पंजाब में लोंगोवाल समझौता हुआ है राजीव गांधी के दौर में, ये 2-3 समझौता और ये असम अकॉर्ड, आप इन तीनों को अप्रिशिएट करेंगे। चौथा, राजीव गांधी की वजह से आज हम ऑनलाइन अगर देख पा रहे हैं इस देश में, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल हर घर में फाइबर ऑप्टिक्स पहुंचा है, तो एक बड़ा क्रेडिट उस आदमी को जाता है। ठीक है, उस आदमी की कमियां भी बहुत सारी थी, शायद इसीलिए पार्टी को भी उनको नुकसान भी हुआ और पॉइंट्स हैं, लेकिन जहां सकारात्मक है किसी का भी वो अप्रिशिएट किए जाने लायक है। तो बच्चों 1985 में ही IIT गुवाहाटी बनती है, क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चे मैथ्स वाले बच्चे हैं इसलिए बता रहा हूं। IIT गुवाहाटी, असम अकॉर्ड तब स्वीकार होता। तो असम अकॉर्ड के बाद जो समझौता होता, ये एक छात्र संगठन बन जाता असम गण परिषद नाम के राजनीतिक दल में। प्रफुल्ल महंता इसके अंडर मुख्यमंत्री बनते हैं और असम गण परिषद ने असम के विकास में काफी रोल निभाया। आज तो आप लंबे समय से देख रहे हैं वहां कांग्रेस के बाद फिर बीजेपी आ चुकी है, असम गण परिषद अब तीसरी पार्टी है, लेकिन एक दौर में इसका बड़ा रोल रहा है वहां। दूसरा एक वहां संगठन रहा है, आपने नाम सुना होगा, उल्फा का। 1979 में ही ये भी बनता है, लेकिन इसने भारतीय सेना को नुकसान पहुंचाने की और जनता को भी कई बार आतंकवादी घटनाएं जो असली की हैं वो उल्फा ने की है। तो कुछ लोग थे 1979 में। असम में एक जिला है शिवसागर, तो शिवसागर जिले में ये स्थापित होता है 79 में। अरविंद राजखोवा, अनूप चेतिया, प्रदीप गोगोई, परेश बरुआ, ये 4-5 लोग हैं जो लोग इस संगठन को स्थापित करते हैं। और इस संगठन के पीछे माना जाता है कि ये चीन समर्थक रहा है ये उल्फा। क्यों? क्योंकि इसके जो एजेंडे में लिखा गया था, सोवरेन सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ असम हम ये बनाएंगे। आप इस लैंग्वेज को देखिएगा, सोवरेन मतलब संप्रभु, हम अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी का मतलब देश से अलग होना, सोशलिस्ट समाजवादी कहने के लिए बढ़िया शब्द है, एंड रिपब्लिक ऑफ असम हम एक देश पूरा बनाएंगे भारत से अलग करके, ये संगठन था।
और इसने कहा था कि जो 1826 में यांडबू ट्रीटी होती है बर्मा वॉर के बाद, उससे पहले के असम का जो स्टेटस था, जो इंडिपेंडेंट असम था, हमें वो चाहिए। खैर वो होना तो था नहीं। अब तो आप ये मान के चलिए उल्फा भी ऑलमोस्ट फिनिशिंग एंड पे है। इसके अधिकतर नेता या तो मारे जा चुके हैं या आइसोलेट हो चुके हैं वो। और उल्फा को जो लास्ट झटका मिला था भारतीय सेना के द्वारा, वो 2003 में मिला था, जब इसने भूटान में बहुत सारे कैंप बना लिए थे अपने। तो ऑपरेशन ऑपरेशन ऑल क्लियर इंडियन आर्मी के द्वारा चलाया गया था असम में और भूटान में। यहां अब जो दूसरी दिक्कतें आ रही हैं कुछ सालों से, वहां तीसरा जो संगठन जो ज्यादा खतरनाक हो रहा है वो है एनडीएफबी, नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड। ये बोडो कम्युनिटी कहाँ है? हमने असम के बारे में थोड़ा सा ऐसा बनाया था, अभी थोड़ा सा रफ है स्टेज, थोड़ा ये वैसा हो गया। ये ब्रह्मपुत्र है, तो ब्रह्मपुत्र के नॉर्थ में इस जोन में आप समझिए 4 ऐसे जिले हैं जहां बोडो समुदाय के लोग रहते हैं। बोडो कम्युनिटी है, ये भी ट्राइबल कम्युनिटी है 4 जिलों में। इनका कहना है, ये नॉर्थ ब्रह्मपुत्र के नॉर्थ में समझिए कि हमें एक अलग बोडोलैंड चाहिए। बोडो कम्युनिटी लगभग 13% पॉपुलेशन है। असम की जितनी पॉपुलेशन है उसका लगभग 13% बोडो है। तो 1987 में ये बात करते हैं कि हमें एक अलग से बोडोलैंड चाहिए, और हिंसात्मक आंदोलन चलाते हैं। उपेंद्र नाथ ब्रह्मा के नेतृत्व में यह संगठन बनता है। भारत सरकार इतने ट्राइबल्स को सबको राज्य नहीं दे सकती, आप भी समझ सकते हैं, संभव भी नहीं है। बल्कि हम में से कईयों को तो लगता होगा यार, जब हमारे पास इतने बड़े बड़े यूपी, बिहार और एमपी, राजस्थान जैसे हैं, महाराष्ट्र, तो नॉर्थ ईस्ट में मिला के 1 या 2 क्यों नहीं बनाए? तो आपको समझ में आ रहा होगा ट्राइबल्स का कॉन्फ्लिक्ट इतना ज्यादा है, हर कोई अपने लिए राज्य मानता है। तो उसके बाद बच्चों, संविधान में हमारे एक 6th शेड्यूल आता है। 6th शेड्यूल में हम लोगों ने संविधान के 6th शेड्यूल में एक प्रावधान रखा है, किसी भी राज्य में अगर ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि एक क्षेत्र की जनता अपने लिए अलग राज्य मांगती है, तो हम उसको ना ऑटोनॉमी दे देते हैं। राज्य मत मांगो, थोड़ा सा राज्य से नीचे समझौता कर लो। इसको हम ऑटोनॉमस रीजन कहते हैं। ऑटोनॉमी का मतलब होता है थोड़ा छूट मिलना। आपको कुछ छूट मिल जाएंगी, आप अपने क्षेत्र का प्रशासन खुद चला लोगे, लेकिन आप रहोगे उस राज्य का हिस्सा ही। तो एक तरह से इतने राज्य बनाने से रोकने की कोशिश है। मेरे ख्याल से 12 के आसपास तो ऑटोनॉमस रीजन केवल असम के अंदर ही है लगभग। हर एक असम में अभी जो दिक्कत आ रही है, असम में 10 राज्य मांग रहे हैं असम के लोग, लगभग 10 राज्य। उसमें से आप यहां पर आपने देख लिया बोडोलैंड लोग मांग रहे हैं। यहां के जो हैं इधर गुवाहाटी से लेफ्ट में, यहां के लोग कह रहे हैं कि हमें कामतापुर स्टेट चाहिए, और इस कामतापुर में हमारे पास वेस्ट बंगाल के लोग भी आएंगे, वेस्ट बंगाल का हिस्सा भी हम मिलाएंगे। वेस्ट बंगाल वाले खुद, अगर आप इधर गौर करेंगे तो वेस्ट बंगाल वाले खुद इस एरिया में गोरखालैंड मांग रहे। वेस्ट बंगाल के नॉर्थ में देखिएगा गोरखालैंड की मांग लंबे समय से है। तो मतलब अगर आप कामतापुर की बात मानते हैं तो गोरखालैंड को नहीं मान पाएंगे, गोरखालैंड को मानते हैं तो कामतापुर वाले नाराज होंगे। आपको ये समझ में अभी और ट्राइबल्स में भी आएगा, और आपको रियलाइज होगा कि आखिर ये प्रॉब्लम सॉल्व करना कितना मुश्किल है। इसके अलावा इस हिस्से में एक बड़ा सा जिला है असम में, यहां पर है कार्बी आंगलोंग। कार्बी ये भारत के सबसे पिछड़े जिलों में मेरे ख्याल से टॉपर ऐसा है, सबसे पिछड़ा जिला जो है और बहुत बड़ा जिला है कार्बी आंगलोंग। यहाँ की जो ट्राइबल है वो अपना एक अलग राज्य मान रहे, जो बड़े मूवमेंट हैं। और एक यहाँ का जो ट्राइबल समुदाय है इस एरिया का, वो दिमासा लैंड एक अलग से राज्य मांग रहे हैं। और वैसे ये 4 बड़े हैं जो आंदोलन चल रहे हैं, और टोटल 10 राज्यों की मांग असम के अंदर ही है अभी। अब आप सोचिएगा कि चीजों को हैंडल करना क्या इतना आसान है? आप अपने राज्य से तुलना करिएगा और समझिएगा कि वहां अगर आप सुरक्षा चिंताओं की बात करेंगे तो भाई पहले वहां की समस्या तो समझ लो राज्य के अंदर। अगर केवल बॉर्डर पे ही सुरक्षा की बात है तो बहुत आसान है, भारतीय सेना लड़ने में सक्षम भी है और वो आसान लड़ाई भी है। आप अंदर कैसे लड़ेंगे? आपको तो पता ही नहीं है कि सामने जो आदमी है वो आतंकवादी है या वो एक आम आदमी है। दिखने में तो सब एक जैसे ही है। तो असम की समस्याओं में आपको समझ में आ रहा होगा ट्राइबल बेसिस के आधार पर असम में
आपको 4 बड़े राज्यों की अभी भी ये मांग लगातार उठ रही है। बोडोलैंड को अब हमने, बोडो क्योंकि हिंसक आंदोलन है काफी, तो उसको ऑटोनॉमस रीजन दे रखा है। मैंने आपको बताया भी है कि यहाँ बोडोलैंड की वजह से ही एक बड़ी दिक्कत आई कि बोडो अधिकतर जो है वो क्रिश्चियन है। देखिए जागरूकता किन जनजातियों में आई है, आप गौर करिएगा। समाज में जहां शिक्षा का स्तर बढ़ा है वहां जागरूकता का स्तर भी बढ़ा है। मिशनरीज के वहां जाने के बाद ये काम तो हुआ है कि धर्म परिवर्तन भी हुआ है, लेकिन एजुकेशन का लेवल भी बढ़ा। अब ये जो मांग कर रहे हैं आज बोडो, ये क्रिश्चियन है वहां। अच्छा, वहां बांग्लादेशी बहुत ज्यादा बस चुके हैं बोडोलैंड एरिया में भी, तो वहां मुसलमान भी हैं। अच्छा, वहां हिंदू भी हैं, वहां तीनों हैं, आपको दिखेंगे। तो आपको हिंदू ज्यादातर दिखेंगे या तो असम वाले जोन में या त्रिपुरा में, जो बांग्लादेश के साथ जुड़ा हुआ है। बाकी जो समुदाय, क्योंकि ट्राइबल्स को इस आधार पर बांटना ही मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा उचित नहीं है हिंदू या मुसलमान के ढांचे में। तो आपको, मुझे लगता है थोड़ा सा समझ में आया होगा कि असम की जो दिक्कतें हैं, मोटे तौर पर मैं समराइज करूं, असम एक बड़ा राज्य है, लेकिन उससे बावजूद, रिसोर्सेज के बावजूद उतना विकास आम आदमी का नहीं हो पाया। दूसरी परेशानी, इतनी ज्यादा ट्राइबल है, इतनी ज्यादा डिमांड्स हैं कि वो कैसे सुलझाएं। आतंकवादी संगठनों का पुराना इतिहास रहा है और जो शरणार्थियों का रहा है, जिसकी वजह से असम में मैंने आपको बताया 126 सीटों पे अगर बाहरी लोग डोमिनेंट हो जाएं तो वहां का आम इंसान क्यों नाराज नहीं होगा। आपको खुद रियलाइज होगा कि हाँ, असम इन समस्याओं से जूझ रहा है। इन सब के बावजूद मैं एक लाइन कहना चाहूंगा, मेरा ज्ञान जो है वो 2-4 दिन पढ़ा हुआ बहुत सीमित है। किसी भी राज्य की समस्या इससे बहुत ज्यादा गंभीर होती होगी, हम केवल सुपरफिशियल लेवल पे बात कर रहे हैं। चलिए, समय को देखते हुए मैं नए राज्य पे आता हूं। अब मैं अपने दूसरे राज्य के बारे में बात करना चाहूंगा, नागालैंड के बारे में हम लोग बात करते हैं। सबसे ज्यादा खतरनाक मूवमेंट अगर चला है कहीं नॉर्थ ईस्ट में तो वो नागा है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि नागा कोई जनजाति नहीं है, नागा जनजातियों के समूह का नाम। बहुत सारी जनजातियां हैं, उसमें सबसे डोमिनेंट जो कुछ मैं नाम लेना चाहूंगा, एक है अंगामी, आओ, कोनियाक, लोथा, रेगमा, ये जनजातियों के नाम है। ये कुछ डोमिनेंट जनजातियां हैं। इस ग्रुप का नाम नागालैंड है। हम लोग नागालैंड बोलते हैं, वो लोग नागालिम कहते हैं, अपनी भाषा के हिसाब से वो नागालिम की बात करते हैं। यहाँ पर बहुत पहले से, क्योंकि क्रिश्चियंस थे। अच्छा, यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है बच्चों वो इंग्लिश है। यहाँ कहीं भी आपको हिंदी नहीं दिखेगी, या इंग्लिश दिखेगी या यहाँ की लोकल लैंग्वेज दिखेगी। अब नागा तो इतने सारे हैं कि कॉमन उनको जोड़ने के लिए एक लैंग्वेज चाहिए, तो वो इंग्लिश लैंग्वेज यहाँ ऑफिशियल है। नागा हिल्स पे 1882 में ब्रिटिशर्स ने कब्जा किया था, तो यहाँ के जो राजा थे उनको अपदस्थ किया गया। बल्कि उनकी बेटी ने भारत की आजादी की लड़ाई के दौरान सिविल डिसोबीडियंस में लड़ा था। आपने कईयों लोगों ने नाम सुना होगा, रानी गैडनलियो। अगर आप, कोई आपसे पूछे मदर ऑफ ऑल इंसर्जेंसी इन नॉर्थ ईस्ट, तो आप नागालैंड का नाम लीजिएगा। सबसे ज्यादा इंसर्जेंसी यही जो भारत के खिलाफ विरोध चल रहा है। इवन पहले वर्ल्ड वॉर में भी, वर्ल्ड वॉर 1 1914 से 1918 के बीच होता है बच्चों। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में ही एक इन्होंने नागा क्लब बना दिया था। यहाँ एजुकेशन का लेवल काफी अच्छा था और ये उसी समय से कहने लग गए हम लोग सक्षम हैं अपने आप अपना देश चलाने के लिए, हमें फ्री छोड़ो, हमें आजाद करो। यहां तक कि 1927 में भारत में साइमन कमीशन आता है। साइमन कमीशन को भी नागा क्लब के मेंबर मिलते हैं और कहते हैं कि सर हमें आजादी चाहिए, हम अलग देश के तौर पर हैं। इतना पुराना तो आपको कहीं दिखेगा ही नहीं किसी और राज्य का जितना यहां दिखेगा। यहां आप आइएगा 1946 के आसपास, जब तेजी से हम आजादी का दौर जिस समय चलता है, तो एक अंगामी समुदाय से हैं, अंगामी ए फिजो, जेड फिजो। इस आदमी के बारे में आपको थोड़ा सा जानना है। अंगामी, इन्होंने एक संगठन बनाया है, नागा नेशनल काउंसिल, नागा नेशनल काउंसिल। और इन्होंने कहा कि हमें एक अलग देश चाहिए, उसी के लिए हम लड़ रहे हैं। 1946 में ये था। 1947 में जिस समय देश आजाद हुआ था, तो भारत सरकार ने वहां के एक ट्राइबल नेता रहे, लेकिन वो फिजो की तरह एग्रेसिव नहीं थे, नरमपंथी जिसको हम लोग बोलते हैं। एक तो लिब्बा और एक सकीरा, उनके साथ भारत सरकार के रिप्रेजेंटेटिव थे, अकबर हैदरी।
एक समझौता किया था बच्चों, जिसको 9 पॉइंट समझौता कहते हैं। उन्होंने कहा यार तुम लोग बिल्कुल अपना अलग देश मांग रहे हो, अलग झंडा, अपना संविधान सब अलग मांग रहे हो, ठीक, हम इन मुद्दों पे बात कर लेंगे, अभी बस तुम एक बात स्वीकार कर लो कि हम भारतीय हैं, इतना स्वीकार कर लो, बाकी मुद्दों पे बात होती रहेगी। तो ये एक एग्रीमेंट होता है 1947 में, लेकिन फिजो इसको पूरी तरह रिजेक्ट करते हैं। फिजो ने इसको पूरी तरह रिजेक्ट किया है। और उसके बाद कुछ समय इंतजार करने के बाद जब फिजो को लगता है कि नहीं, हमारी आजादी की बात पे तो कोई बात हो ही नहीं रही है, 1951 में भारत में पहला लोकसभा चुनाव होता है और प्रधानमंत्री नेहरू बनते हैं चुने हुए नेता। उससे पहले जो थे वो संविधान सभा थी, चुने हुए नेता बनते हैं। जब उस समय भी उन्हें लगता है फिजो को कि यहाँ तो हमें अपना देश मिल ही नहीं रहा, तो 1952 में फिजो ने नागा फेडरल गवर्नमेंट बनाई, पूरा नागा फेडरल आर्मी भी बना दी। अगर कोई संगठन अपनी आर्मी बना रहा है और अपनी सरकार बना रहा है तो ये मान के चलिए वो स्वतंत्रता की बात कर रहा है, आजादी की बात कर रहा है पूरी तरह से। ऐसा आपको अंडमान निकोबार में सुभाष चंद्र बोस के आईएनए के द्वारा दिखेगा कई जगह। यहाँ ये पहला राज्य था बच्चों जिसके बाद भारत सरकार ने यहाँ पर फौज भेजी सीरियसली, और इसके बाद एक भारतीय सेना को एक स्पेशल एक्ट दिया जो आज भी सबसे ज्यादा लंबे समय तक कुछ राज्यों में जो लगा है, वहां नागालैंड भी है। सबसे पहले भारत में आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट जो नाम है 1958 में, वो नागालैंड में लगता है। आर्मी को स्पेशल पावर मिली कि वो किसी को भी शक के आधार पर गिरफ्तार कर सकती है, अपने हिसाब से जांच कर सकती है। जो हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते समय फंडामेंटल राइट्स 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है, चीजें पढ़ते हैं, वो आर्म्ड फोर्सेज में अवॉइड कर दी गई, आर्मी को मिला। ठीक है, कुछ समय तक तो देखिए इस तरह की चीजें अगर बहुत लंबे समय तक ना चलाई जाए तो ठीक है, क्योंकि लंबे समय तक चलने के बाद एक पूरी जनरेशन को लगता है हमारे साथ अन्याय हो रहा है। तो आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट 1958 में भारत में पहला जहां लगा वो नागालैंड था। 1963 में 62 में जब असमी को राजभाषा का दर्जा मिलता है तो वहां से जो सबसे बड़ा विद्रोह जो ये लोग करते हैं अपनी भाषा और संस्कृति के लिए, तो 1963 में अलग होने वाला जो पहला राज्य बना, असम से अलग होने वाला पहला राज्य, वो नागालैंड था। 63 में भारत का ये असम से अलग होने वाला पहला राज्य बना। इस दौरान तो देखिए जो संगठन है उनको बाहर से सपोर्ट मिलता रहा, लेकिन 1971 के वॉर के बाद जब हमने पाकिस्तान के दो टुकड़े किए हैं, बांग्लादेश अलग देश बना है, तो बांग्लादेश में पाकिस्तान का हस्तक्षेप खत्म हुआ है, तो वहां जो सरकार आती है, जो अभी वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, ये वर्तमान प्रधानमंत्री जो है शेख हसीना, इनके पिताजी शेख मुजीबुर रहमान, तो ये एक ऐसी सरकार आती है जो इंडिया को काफी हद तक सपोर्ट करती है। तो 71 के बाद जो टेररिस्ट आउटफिट्स हैं उनको बांग्लादेश से कुछ समय के लिए सपोर्ट काफी कम होता है। ये बढ़ता है जब लेफ्टिनेंट जनरल एचएम इरशाद जैसे लोग आते हैं, जिनकी पत्नी बांग्लादेश में इसमें बेगम खालिदा जिया है, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की लीडर, वो प्रधानमंत्री भी रही है। 71 कई राज्यों के मामले में आपको पैराडाइम शिफ्ट जैसा लगेगा कि हाँ 71 के बाद बांग्लादेश से सपोर्ट तो काफी कम हुआ है कई। और यहाँ पर बच्चों 71 के बाद पैराडाइम शिफ्ट के बाद थोड़ा सा मामला सुधरता है। 1975 में सिलोन अकॉर्ड होता है। सिलोन मेघालय की राजधानी है। समझौता हो रहा है नागालैंड के मामले में समझौता, लेकिन होने की जगह है सिलोन। ये एनएनसी में एक लिबरल नेता थे, यूरो और नागा सरकार और भारत सरकार के बीच होता है समझौता शांति के लिए, लेकिन लगभग 140 लोग हैं जो इसको नहीं मानते हैं। ये 140 लोग महत्वपूर्ण इसलिए हैं कि ये अगर नहीं मानते हैं तो ये सीधे यहां से चाइना की तरफ जाते हैं। चाइना इनको सपोर्ट करता है, इनको संगठन बनाने में दोबारा मदद करता है, और आतंकवाद का एक खतरनाक दौर इसके बाद शुरू होता है नागालैंड में। ये 140 में से अधिकतर लोग मर गए। कब गए? तो तिब्बत होते हुए बहुत टफ टेरेन था, चाइना जाना आना। इन चाइना के सपोर्ट के बाद इन लोगों ने यहाँ से 1980 में यहाँ से आने के बाद एक संगठन बनता बच्चों, आज भी ये संगठन है अरुणाचल में, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, एनएससीएन। और इन्होंने जो बात की है जरा गौर करिएगा, ये ग्रेटर नागालैंड की बात करते हैं। ये केवल नागालैंड की बात ही नहीं कर रहे हैं, अब ये कह रहे हैं जहां जहां नागा है वहां नागालैंड है। ध्यान से सुनिएगा, जहां जहां नागा है वहां नागालैंड है। जहां जहां मतलब
नागालैंड का जो बॉर्डर है उसमें ऊपर अरुणाचल प्रदेश वाला हिस्सा मिलता है, तो अरुणाचल का ये हिस्से में नागा रहते हैं, ये एपी का हिस्सा है, तो ये कहते हैं साहब ये हमारा हिस्सा होगा। इधर असम है, इस साइड असम में कुछ हिस्से में नागा रहते हैं, वो कहते हैं साहब ये भी नागा का हिस्सा होगा। इधर बच्चों नीचे मणिपुर है, मणिपुर में इधर जो है नागा रहते हैं, काफी पहाड़ी एरिया है, बड़ा हिस्सा, यहाँ भी नागा रहते हैं, तो ये कहते हैं सब मिला के हमारा जो होगा वो ग्रेटर नागालैंड होगा। अब आप सोचिए अगर ये करने लगे हैं तो अरुणाचल अपनी जमीन क्यों देगा, असम क्यों देगा, नीचे मणिपुर क्यों देगा? मतलब ये अब आपस के झगड़े इतने हैं। तो एनएससीएन यहां से अपनी बात उठाता है, ग्रेटर नागालैंड की बात करता है और आजादी की बात तो करता ही है। इसमें दो बड़े नेताओं का नाम जो है 1980 में, जिस समय मुइवा, टी मुइवा और खापलान, खापलान बर्मीज मूल के ही नागा हैं, ये संगठन ये मांग करता है। बाद में इनमें भी मतभेद होते हैं और इसमें इसाक और मुइवा ये दो लोग हैं जो बातचीत करते हैं भारत सरकार के साथ, 90 के दौर में बात होती है। और इधर है खापलान, खापलान ग्रुप आज भी बातचीत करने को तैयार नहीं है, ये लगातार आतंकवादी हमले करता रहता है। इसाक मुइवा अब आज के दौर में भारत सरकार के साथ समझौता कर चुका है और इसकी वजह से काफी हद तक वहां शांति बनी हुई है। खापलान का जो बड़ा हमला लास्ट था वो 2016 में डोगरा रेजिमेंट पर था, आप उसके बारे में देखिएगा, खापलान ने किया था, क्योंकि बर्मी मूल का आदमी है तो म्यांमार बॉर्डर में गया और भारतीय सेना शायद पहली बार ऐसा होगा कि अंदर घुस के वहीं पर बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा के आती है। तो खापलान, और ये अभी भी लगातार चल ही रहा है, क्योंकि अब फिजो की डेथ हो चुकी है और नागालैंड काफी हद तक पहले के मुकाबले स्टेबल हो चुका है। लोगों को ये समझ में आ चुका है कि हम भारत सरकार और भारतीय सेना के साथ युद्ध अलग कर रहे तो नहीं जीत सकते, तो बेहतर है कि हम एक राज्य के तौर पर अपने बच्चों का भविष्य देखें, अपना घर सुधारें, अपना वो सुधारें। यहाँ अब इतना थोड़ा सा है, अभी भारत सरकार ने छूट दी है कि ये ग्रुप जो है ये पैरेलल गवर्नमेंट चलाते हैं, ऑलमोस्ट वहां समानांतर सरकार चलाते हैं। ये टैक्स भी लेते हैं लोगों से, 10% आपकी सैलरी का, सिविलियन से। तो नागालैंड की एक रफ आइडिया आपको लगा होगा। नागाओं के अपने कॉन्फ्लिक्ट अभी बहुत ज्यादा हैं बच्चों, ये सब कुछ कहानी, ये रफ स्ट्रेस था केवल थोड़ा सा आतंकवाद वाले पेज का। और लेकिन नागाओं के अपने जो आपस में ट्राइबल्स के हैं वो भी बहुत ज्यादा है, इंटर ट्राइबल, इंट्रा ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट भी बहुत ज्यादा है। तो ये आपके पास दूसरा राज्य आया जहां बहुत ज्यादा बवाल रहा है लंबे समय तक। अब हम तीसरे राज्य के बारे में बात करते हैं, हम बात करते हैं मिजोरम के बारे में। इस राज्य ने अपने आप में एक गजब इतिहास देखा है। ये भारत का एकमात्र राज्य होगा नॉर्थ ईस्ट में जिसने उग्रवाद देखा, उग्रवाद के बाद शांति देखी, और शांति के बाद बच्चों अब फिर एक बार असुरक्षा का दौर यहां बढ़ने लग गया है। ये फेज आया, तो पहले हम थोड़ा सा इस फेज को देखते हैं, फिर एक बहुत बेहतरीन फेज भी मिजोरम ने देखा है। मिजोरम में आपको भारतीय सेना काउंटर इंसर्जेंसी पे एक बड़ा जंगल स्कूल चलाती है, आप उसको सरल भाषा में कमांडो ट्रेनिंग स्कूल कह सकते हैं, वन ऑफ द टफेस्ट ट्रेनिंग। जिस समय अफगानिस्तान में अमेरिकन आर्मी आती है शुरुआत में, तो ट्रेनिंग के लिए उनके जवान भी और ऑफिसर भी यहाँ आते हैं। तो मिजोरम के घने जंगलों में, मिजोरम बहुत छोटा है, 11 लाख जनता है। अगर नैनीताल जिले वाले सोचेंगे तो 11 लाख तो मेरे ख्याल से नैनीताल जिले में ज्यादा ही होगा, हल्द्वानी अपने आप में काफी बड़ा है। तो अब आप सोचिए पूरा मिजोरम है और उसमें 11 लाख जनता है यहाँ। लेकिन भारत में अगर आप देखेंगे केरल के बाद अगर आप लिटरेसी रेट देखेंगे तो शायद दूसरे नंबर पे आपको मिजोरम दिखेगा। ऑलमोस्ट जनता क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन मिशनरीज का काफी काम रहा है यहाँ। और मिजो में भी जो दिक्कत आती है वो असमिया भाषा को लेकर ही है। 1962 में जो असम को राजभाषा बना है, उसके बाद यहाँ एक संगठन बनता है, टेररिस्ट संगठन मिजो नेशनल फ्रंट। मिजो नेशनल फ्रंट जिन्होंने बनाया उस व्यक्ति का नाम है लाल डेंगा। ट्राइबल हैं और क्रिश्चियन है। इस आदमी ने 1966 में मिजोरम को कह दिया कि भारत से हम स्वतंत्र हो चुके हैं। 1966 में क्यों कहा होगा, थोड़ा सा सोचिएगा, उस समय देश की पॉलिटिक्स समझिएगा। 1962 में हम चाइना से लड़ चुके हैं, 1965 में हम पाकिस्तान से लड़ चुके हैं, 1966 जनवरी में
हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ हो चुकी है। इंदिरा गांधी जस्ट प्रधानमंत्री बनी है और वो कमजोर है। कांग्रेस पार्टी का आपस का कॉन्फ्लिक्ट इतना ज्यादा है कि वो उलझी हुई है। अभी वो कोई ऐसी भी नहीं, नेता नहीं है जिसको इतिहास याद करे, शुरुआत है उनकी। तो सबको लगता है दिल्ली कमजोर हो गई, तो दिल्ली कमजोर हो गई तो यहाँ लाल डेंगा ने मिजोरम में अपनी आजादी की घोषणा कर दी। जो ही आजादी की घोषणा होती है बच्चों, यहाँ एयर स्ट्राइक हो जाती है, हवाई हमला भारतीय वायुसेना के द्वारा लाल डेंगा के द्वारा जो क्षेत्र था मिजोरम का, जहां उनका कब्जे थे, इंटेलिजेंस की न्यूज जहां जहां थी कि ये लोग यहाँ हैं, वहां हवाई हमले होते हैं। मेरे ख्याल से भारत का एकमात्र राज्य होगा जहां इंडियन एयरफोर्स ने अपने राज्य के अंदर एयर स्ट्राइक की है, वो लाल डेंगा के साथ। लेकिन कहानी सारी की सारी फिर यहां भी वही पलटती है 1971 के बाद। आफ्टर 71 यहां परिस्थितियां बदलती हैं। यहां एक क्रिश्चियन ही है, टी साइलो नाम के एक क्रिश्चियन पादरी उभरते हैं और उन्होंने काफी अच्छा काम किया है। उन्होंने लोगों को वो प्रभावशाली भी रहे, उन्होंने ये समझाने में काफी सफलता हासिल की कि हम हथियारों के दम पे, लड़ाई के दम पे भारत से अलग नहीं हो सकते, तो बेहतर है हम राजनीतिक समाधान की ओर जाएं। राजीव गांधी सरकार के द्वारा साइलो को सपोर्ट किया जाता है और 1986 में मिजो अकॉर्ड जो है, भारत सरकार, मिजोरम सरकार और MNF आपस में तीनों ये शांति समझौता करते हैं। मैंने आपसे थोड़ी देर पहले भी कहा था, ये भारत का वन ऑफ द बेस्ट पीस अकॉर्ड है, वन ऑफ द बेस्ट पीस अकॉर्ड है। ये मॉडल है। कभी पीस अकॉर्ड में, राजनीति विज्ञान में, पॉलिटिकल साइंस में आप लोग जाते हैं तो प्लीज इसको पढ़िएगा, क्योंकि इसके बाद MNF जो मिजो नेशनल फ्रंट, जो टेररिस्ट आउटफिट था, वो एक पॉलिटिकल पार्टी बन जाती है, यहां से राजनीतिक दल बन जाता है, नाम वही रहता है, चुनाव लड़ते हैं। और चुनाव के बाद बच्चों यहां एक बड़ी गजब चीज होती है, चुनाव जीतते हैं ललथन वाला, लेकिन पॉलिटिकल सेक्रीफाइस का ऐसा उदाहरण आपको नहीं मिलेगा। मुख्यमंत्री बनाया जाता है लाल डेंगा को। आज के दौर में जहां सब एक दूसरे का गला काटने को तैयार हैं, पॉलिटिकल पार्टियों के अंदर भी क्या स्थितियां हैं आप देखते होंगे, वहां चुनाव जीतने के बाद केवल राज्य में स्थापित करने के लिए सत्ता को लाल डेंगा को मुख्यमंत्री बनाया जाता है। और अगले 20 सालों में मिजोरम ने बहुत अच्छी तरक्की की है, एजुकेशन, हेल्थ, बाकी चीजों में भी। अभी भी मतलब रहने के लिहाज से आज के दौर में काफी पीसफुल है, ऐसे मिजोरम में दिक्कत बहुत ज्यादा नहीं है। हमारे एक साथी वहाँ प्रोफेसर हैं एजल में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, तो वो कहते हैं कि वहाँ वैसे कोई दिक्कत नहीं है, बहुत पीसफुल है। यहाँ से आपको लगता है कुछ सालों में क्या दिक्कत होती है बच्चों, जब चीजें सब सही चल रही होती हैं तो यहीं से गड़बड़ होती है। जैसे पंजाब के साथ हुआ, ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद पंजाब ने बहुत तरक्की की, हरियाणा ने बहुत तरक्की की, पंजाब की तरक्की लाजवाब थी। लेकिन आपने एक चीज देखी होगी, नशा। आपने एक फिल्म भी हो सकता है देखी हो, उड़ता पंजाब, वो जितना वो तो फिल्म है, उसको सीरियसली मत लीजिए, लेकिन वो ये जरूर बता रही है कि हाँ, नशे का कारोबार बहुत ज्यादा बड़ा है पंजाब में। एग्जैक्टली ऑलमोस्ट यही सिचुएशन मिजोरम के साथ भी होती है। यहाँ ड्रग्स का प्रचलन, क्योंकि मैंने गोल्डन ट्रायंगल थोड़ी देर पहले बताया था आपको, बहुत बड़ी दिक्कत है। उन्होंने अपनी जनजातियों से संबंधित कई समझौते कर लिए, वो फैसले लिए हैं। कुछ समय पहले मिजोरम विधानसभा ने नया पास किया है आदेश, भारत सरकार ने मान्यता नहीं दी है कि यहाँ कोई भी नई चीज खोलने से पहले, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट होने से पहले मिजोरम सरकार से परमिशन ली जाएगी। इसके अलावा वहां एक लेटेस्ट जो सबसे बड़ी दिक्कत आई है कुछ सालों में, अगर आपने पढ़ा हो तो ब्रू संकट है। ब्रू एक ट्राइबल है, ये आप ये देखिए, ये मिजोरम वाला एरिया है, इधर ये त्रिपुरा वाला एरिया है। यहाँ ब्रू रहते हैं, यहाँ ब्रू समुदाय के ही लोग यहाँ त्रिपुरा में भी रहते हैं। त्रिपुरा में उनको कहते हैं रियान, त्रिपुरा के लोगों को कहते हैं रियान, समुदाय एक ही है, और इनको कहते हैं ब्रू। आपस में मिजो समुदाय के लोगों को लगता है कि इनको हटाया जाना चाहिए। अब 11 लाख की जनता तो टोटल है मिजोरम की, उसमें भी मिजो समुदाय ब्रू को हटाना चाहता है। ब्रू के खिलाफ हिंसात्मक घटनाएं होती हैं, लंबे समय से हो रही थी। 1997 में ये एक फॉरेस्ट गार्ड मारा गया मिजो कम्युनिटी का, एक आदमी मारा गया। इतना बड़ा आंदोलन, इतना बड़ा मूवमेंट कर दिया मिजो समुदाय के लोगों ने। 41 गांवों में लगभग 1500 घर जला दिए।
37,000 से ज्यादा ब्रू इधर आ जाते हैं। यहां माणिक सरकार उस समय मुख्यमंत्री होते हैं। माणिक सरकार के बारे में आप लोग पढ़िएगा जरूर, कम्युनिस्ट पार्टी के मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन हाँ, माणिक सरकार ने त्रिपुरा को काफी स्टेबल बनाया है। आज के दौर में जिस तरह के राजनीतिक दल और उनके नेता हैं, उसमें माणिक सरकार एक अपने आप में एक सीखने लायक व्यक्ति है, उनके बारे में जरूर पढ़िएगा। माणिक सरकार ने इसको काफी स्टेबिलिटी दी है और इन ब्रू लोगों को, लगभग 37,000 लोगों को यहाँ बसाया गया। लेकिन लंबे समय से त्रिपुरा में भी देखिए जनता बहुत ही, मैंने 41 लाख बताया था आपको, छोटा सा राज्य है। बांग्लादेशी चकमा शरणार्थी ऑलरेडी बहुत ज्यादा है यहाँ। रियान समुदाय जो लोकल है वो चाहता है कि ब्रू के जो लोग यहाँ रह रहे हैं लंबे समय से अब यहीं रहें, ताकि रियान अपने आप में डोमिनेंट हो सके। ट्राइबल्स का आपस का कॉन्फ्लिक्ट भी तो है, हर ट्राइबल चाहता है हमारी संख्या ज्यादा हो, लेकिन ये समाधान नहीं था। भारत सरकार, त्रिपुरा सरकार, मिजोरम सरकार और ने ये कोशिश की कि इन लोगों को यहाँ वापस बसाया जाए। इसके लिए 2019 में समझौता हुआ भी था, लेकिन 2019 वाला समझौता फेल हो गया था। उस समझौते के तहत हर आदमी को 5 लाख रुपए दिए जाएंगे अगर वो वापस मिजोरम आता है। 2 साल तक फ्री राशन मिलेगा, 5,000 रुपया हर महीना मिलेगा। अगर आप 3 साल यहाँ रह जाएंगे तो ये 5 लाख आपको कैश मिल जाएगा, तब तक एफडी के तौर पर होगा। इस समुदाय का कहना था, सर आपने हमें मिजोरम वापस भेजा तो सही, आपने हमारी सुरक्षा की गारंटी तो ली नहीं। सुरक्षा की गारंटी मिजोरम सरकार लेने को तैयार ही नहीं है। अगर हम पे दोबारा हमला हुआ तो 2020 में, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, दोबारा समझौता हुआ है और अब फाइनली ये तय हुआ है कि ब्रू समुदाय के 38,000 लोग जो यहां शिफ्ट रहे थे अब यहीं रहेंगे। उनको त्रिपुरा के अंदर ही बसाया जाएगा यहीं। ये समझौता हो चुका है। रियान समुदाय खुश है, लेकिन बच्चों एक चीज ध्यान दीजिएगा, इस छोटे से समझौते ने भविष्य के लिए बहुत बड़ी परेशानी खोज दी है। तो फिर मैं अपने स्टेट में भी अगर कहीं माइनॉरिटी है और हम उन्हें भगाते हैं तो कल को हम उन्हें ले ही ना, वो जहां है जो राज्य में रहे वहीं रह लें। इस तरह से माइनॉरिटी पे अत्याचार बढ़ाया जा सकता है। बच्चों सोचिएगा, ये जो समझौता है इसके कॉन्सिक्वेंसेज हमें भविष्य में भुगतने पड़ सकते हैं। तात्कालिक समस्याएं मणिपुर की, सॉरी मिजोरम की ये है। मेरे ख्याल से थोड़ा सा आपको मिजोरम का एक आइडिया लगा होगा। अब मिजोरम में, नागालैंड के बाद मिजोरम आ गया था, बीच में मणिपुर पड़ता है। अब थोड़ा सा मणिपुर के बारे में बात कर लेते हैं। मणिपुर हमारे पास जहां है, मणिपुर से ऊपर नागालैंड है और नीचे मिजोरम है। इसमें ये हिस्सा जो है वो बड़ा हिस्सा पहाड़ है। पहाड़ में जो रहते हैं, एक तरफ रहते हैं नागा, एक तरफ रहते हैं कुकी। वो नागालैंड मांग रहे हैं, ये कुकी लैंड मांग रहे हैं। और इधर जो नीचे रहते हैं इनको कहते हैं मैती। मैती समुदाय, मैती यहाँ साम्राज्य था पुराना, यहाँ के राजा जो थे। यहाँ लगभग ये मान के चलिए, रफ आइडिया है कि 15% लोग कुकी हैं, अप्रोक्स 18% ये हैं, 65% के आसपास मैती है। पहाड़ों में नागा और कुकी रहते हैं, और मैंने कहा था इम्फाल और नीचे घाटी वाला एरिया है, मैदानों में मैती रहते हैं। और यहाँ मजेदार बात यह है कि मैती को ट्राइबल नहीं माना जाता। मैती समुदाय को रिजर्वेशन नहीं मिला, नागा और कुकियों को रिजर्वेशन मिला है। तो जो हमारे यहाँ मेजोरिटी नॉर्थ इंडिया में भी हम लोग कई बार सोचते हैं, ये रिजर्वेशन अपने आप में एक ऐसा कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है जिसको समझना, आप किसी भी पक्ष की तरफ हो, लेकिन उसको पूरा कॉम्प्रिहेंसिव वे में समझना अपने आप में एक शानदार बात है, लेकिन समय लगता है। अभी हम केवल ये कह सकते हैं कि मेजोरिटी लोगों को लगता है कि भाई हम 65% लोग मैती हैं, इसमें अधिकतर हिंदू हैं, लेकिन मैती समुदाय में मुस्लिम भी है, उनको मयान कहते हैं। तो नागा और कुकी दोनों जो हैं पहाड़ों पे रहते हैं। मैंने आपसे कहा उधर वो नागालैंड वाले कहते हैं कि साहब नागा हमारे ग्रेटर नागालैंड का हिस्सा होंगे, कुकी कहते हैं हमें तो अलग राज्य चाहिए। यहाँ इनर लाइन परमिट भी है, मतलब आप इसको ऐसे समझिए, नागा और कुकी चाहे तो नीचे आके मैती लोगों के यहाँ जमीन खरीद सकते हैं, मकान बना सकते हैं। मैती लोग ना नागा के यहाँ खरीद सकते हैं पहाड़ों में, ना कुकी के यहाँ कोई जमीन नहीं खरीद सकते। तीसरा, अब तो कम्युनल एंगल भी आने लग गया। मैती समुदाय, मैंने कहा मेजोरिटी हिंदू है, नागा और कुकी दोनों क्रिश्चियन है।
अब आप यहां से आप समझ रहे होंगे कि एक दिक्कत ये भी है, कम्युनल एंगल भी है, इनर लाइन परमिट की दिक्कत है, जिसको सरल शब्दों में कह रहा हूं मैं, केवल इतना समझिए। इनर लाइन परमिट एक टॉपिक है, वैसे मैं समय की बाध्यता है, मैं नहीं समझा रहा हूं, केवल इतना कह रहा हूं कि नागा और कुकी नीचे आके खरीद सकते हैं जमीन, मैती लोगों की। मैती लोग नहीं खरीद सकते। 65% जनता के अंदर असंतोष भड़केगा या नहीं, आप सोचिएगा। नागाओं का संघर्ष अलग चल रहा है, कुकियों का अलग चल रहा है। नागा कुकी दोनों एक दूसरे के खिलाफ अलग लड़ रहे हैं अभी। ये एक बड़ा हिंसा का रहा है बहुत पहले से, नागा और कुकी का। इसके अलावा 2016 में क्या किया, मणिपुर की सरकार में पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन इनका ज्यादा है, मैथियों का। ये लोग ज्यादा डोमिनेंट है। आपने एमसी मैरी कॉम नाम सुना होगा, आप देखिए मणिपुर के बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन आपने सुने होंगे। मणिपुर की फुटबॉल टीम बहुत अच्छी है, मणिपुर के हॉकी प्लेयर बहुत सारे हैं देश में, और मैंने तो मणिपुर के एकेडमिक्स में भी कई लोग अच्छे देखे हैं। इवन नैनीताल में अगर आपने गौर किया होगा, हमारे नैनीताल कुमाऊं विश्वविद्यालय में हर साल मणिपुर से बहुत सारे बच्चे पढ़ाई करने के लिए आते हैं। तो मणिपुर के एजुकेशन मैती समुदाय की काफी अच्छी है। तो इन्होंने क्या किया, यहाँ 7 जिले बनाए नॉर्थ मणिपुर में। 7 में से 5 जिले जो थे वो नागाओं के वाले थे, उनको बांटने की कोशिश थी छोटी छोटी। नागालैंड जो ऊपर है, नागालैंड को लगा कि हमारे जो नागा भाई लोग मणिपुर में रहते हैं, इनको तोड़ तोड़ के इनकी ताकत कम की जा रही है। तो नागालैंड ने जो नेशनल हाईवे नंबर 2 और 37 यहां से आते हैं ना, असम से होते हुए नागालैंड से मणिपुर के लिए सप्लाई पूरा ब्लॉक कर दिया लंबे समय तक। नागालैंड बीच बीच में ये करते रहता है, सबसे ज्यादा लंबे समय तक वो ब्लॉक कर दिया। तो मणिपुर को एक समस्या ये भी झेलनी पड़ती है, क्योंकि कनेक्टिविटी नहीं है, कनेक्टिविटी की समस्या है। नागालैंड बार बार ये कई बार आपको ब्लॉकेज कर देता है पूरा हाईवे को, और ये फिर वहां राशन, ऑयल, कई चीजों की परेशानी होती है। आप हर चीज हवाई जहाज से नहीं भेज सकते, जमीनी संपर्क जरूरी है। तो मणिपुर की एक समस्या ये है। दूसरा, अप्सा के लिए अगर आपने सुना होगा, तो जो अप्सा के खिलाफ भारत में सबसे लंबा आंदोलन जिस महिला ने चलाया है, इरोम शर्मिला, वो मणिपुरी रही है सन 2000 से लेकर 2016 तक। इनके बारे में पढ़िएगा। मणिपुर में, मणिपुर अपने आप में संख्या के हिसाब से कहें तो इतने आतंकवादी संगठन भारत में नॉर्थ ईस्ट में और किसी राज्य में नहीं है। संख्या के हिसाब से 44 आतंकवादी संगठन है। इनमें से कई तो अभी भी ये बात करते हैं कि हम मणिपुर वाले देश बनाएंगे, लेकिन अभी भी इसी वजह से इस पोर्शन में हम अप्सा नहीं हटा पाए हैं। तो बच्चों, ये 4 हमारे मैंने जो ज्यादा परेशानी वाले राज्य थे उनके बारे में बात की। मैंने असम के बारे में आपको थोड़ा सा समझाया, मैंने नागालैंड के बारे में बताया, मिजोरम के बारे में बताया और मणिपुर के बारे में बताया। ये वो हैं राज्य जहां आतंकवादी हरकतें ज्यादा रही हैं। अब मैं रिलेटिवली उन राज्यों की तरफ जाना चाहूंगा जो थोड़ा सा इनके मुकाबले शांत हैं हमारे, मेघालय, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश। अब उनके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मेघालय के बारे में बात करते हैं। नाम से ही क्लियर है, मेघ मतलब बादल, बादलों का घर। ये आपके पास असम वाला हिस्सा आता है, ये नीचे मोटे तौर पर समझिए मेघालय है, और नीचे बांग्लादेश है, ये असम है। तो दिक्कत ये है, असम और बांग्लादेश के जो शरणार्थी हैं, जो तस्करी है, उसका ट्रांजिट जो है मैक्सिमम मेघालय से हो गया है। एक समस्या मेघालय की ये है। दूसरा, मैंने कहा यूरेनियम की तस्करी काफी बड़ी दिक्कत है। तीसरी दिक्कत यह है कि मेघालय में अपने ही जो ट्राइबल का कॉन्फ्लिक्ट है, यहाँ गारो, खासी और जयंतिया, आपने नाम सुना होगा, ये इसी ऑर्डर में है अभी। यहाँ गारो, यहाँ खासी और यहाँ जयंतिया, इसी ऑर्डर में मोटे तौर पर ये है। ये गारो लैंड मांग रहे हैं, ये खासी लैंड मांग रहे हैं। ठीक है, इनको अलग चाहिए, सबको अलग चाहिए, हर एक को, इनको सबको अपना अपना राज्य चाहिए। एक ये दूसरी समस्या इनकी ये है, कॉन्फ्लिक्ट आपस में भी है, और वो एरिया के लिए कोई वेल डिफाइंड नहीं है कि साहब ये कह रहे हैं कि ये बाउंड्री पे सहमत हो गए हों, ऐसा भी नहीं है। एक दिक्कत इनकी ये है, जनजातीय संघर्ष है। लेकिन फिर भी यहाँ बड़े लेवल पे उस तरह के आतंकवादी हमले और हरकतें नहीं है जैसी हमने मणिपुर में और नागालैंड और मिजोरम में देखा। तो बच्चों, यहाँ शिलोंग जो है, वहाँ बाहर के लोग बहुत बसे हैं, बाहर के लोग बसे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं तो दोराहाट में रहता हूँ,
हमारे यहाँ द्वाराहाट से ही एक हैं व्यक्ति जो वहां दुकान चलाते हैं, यहीं से द्वाराहाट के ही व्यक्ति वहां साल में एक बार यहाँ द्वाराहाट आ जाते हैं। बिजनेस बढ़िया चल रहा है तो मेघालय शिलोंग में चला रहे हैं, आप समझिएगा। इसी तरह से बाहर के लोग भी हैं। उसमें कुछ साल पहले अगर आपने गौर किया हो तो कुछ सिखों पे हमले हुए हैं वहां, तो सिख कम्युनिटी के लोग वहां एज ए बिजनेसमैन थे, तो बाहरी और आंतरिक का झगड़ा वहां भी बढ़ने लग गया है। एक तो ये है, दूसरा ये राज्यों की आपस का है, तीसरा ये ट्रांजिट रूट है आपस में। और पीए संगमा के अलावा आपने कोई बड़ा नेता अभी यहां से नहीं देखा होगा। पॉलिटिकल लीडरशिप जो है हम डेवलप ही नहीं कर पाए हैं नॉर्थ ईस्ट में, ये बहुत बड़ी दिक्कत है। पॉलिटिकल लीडर्स हमेशा पैरासूट नहीं होने चाहिए, लोकल डेवलप होने चाहिए। तो ये मेघालय का, लेकिन मेघालय फिर भी रिलेटिवली हमारे लिए उतनी बड़ी समस्या नहीं है, तो सिक्योरिटी कंसर्न्स कम है, हमें सिक्योरिटी पे फोकस करना था, हम वही बता रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है राज्य त्रिपुरा, सबसे शांत राज्यों में से इस समय है। बड़ा हिस्सा मैदानी हिस्सा है। यहाँ त्रिपुरी रियासत हुआ करती थी पहले, त्रिपुरी भाषा भी है, लेकिन यहाँ मेजोरिटी अब जो है वो बांग्ला बोलते हैं, हिंदू और मुसलमान दोनों में। तो बाहरी बांग्ला लोगों की वजह से लोगों में असंतोष भी बढ़ना ही बढ़ना था। दूसरा, त्रिपुरा जो है बॉर्डर से घिरा हुआ है चारों तरफ से, चकमा शरणार्थियों का अपना है, मैंने आपको ब्रू शरणार्थियों का बताया आपको, और गैर त्रिपुरी भाषी जो लोग हैं बांग्ला स्पेशली, उनका डोमिनेंस बहुत ज्यादा है। और कुछ समय से, अगर पिछला विधानसभा चुनाव आपको याद हो त्रिपुरा का, अगर नहीं है तो गूगल पे जाके देखिएगा, त्रिपुरा में कम्युनल एंगल भी बढ़ने लग गया है। लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट दोनों तरह की पार्टियां कम्युनल एंगल को भुनाने की कोशिश कर रही हैं बार बार। इस वजह से यहां भी कुछ आतंकवादी संगठन आने लग गए हैं। एनएलएफटी, नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा, और ऑल त्रिपुरा टाइगर्स फोर्स है, ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स, कुछ संगठन यहाँ भी अब दिक्कत कर रहे हैं। और लेकिन इनका जो फोकस रहा है वो बाहरी शरणार्थियों को हटाने पर है, मतलब उनका आजादी वाली बात नहीं है। नागालैंड का फोकस आजादी पे था, त्रिपुरा का फोकस बाहरी शरणार्थियों को हटाने पर है। लेकिन जो माणिक सरकार के बारे में मैंने कहा था, वो बहुत लंबे समय तक यहाँ रहे, उनकी मिसेज यहाँ इंटर कॉलेज में टीचर रही, और वो अपनी पत्नी के जो आवास मिला था जिंदगी भर उसी में रहे, रिक्शे में ही मार्केट भी जाते थे, आप देखिएगा। और उन्होंने त्रिपुरा को काफी स्टेबल किया है। आज त्रिपुरा काफी शांत स्टेट है। अफ्स्पा वहां हटा के हम ये जो प्रॉब्लम्स हैं शरणार्थियों की, आप भी समझ रहे हैं, ये प्रॉब्लम फ्री स्टेट तो कोई होगा नहीं, लेकिन ये बाकियों के मुकाबले काफी कम प्रॉब्लम। अब हम अपने नॉर्थ ईस्ट के लास्ट राज्य पे आते हैं, अरुणाचल प्रदेश पर। मैंने आपको बताया कि ये इतना बड़ा राज्य है, लेकिन अरुणाचल की एक तो सबसे बड़ी दिक्कत है बॉर्डर इश्यू। अरुणाचल की परेशानियां अंदर से तो अब शुरू हुई हैं, लंबे समय से जो भी रहा है वो नॉर्थ ईस्ट का बॉर्डर इश्यू रहा है। मैं आपको बता दूं, नेफा जिस समय हम लोग इसको मानते थे, उस दौर में 1962 की लड़ाई में कुमाऊं रेजिमेंट से मेजर शैतान सिंह, अगर आप रानीखेत कभी आए हों या गए हों तो देखिएगा जरूर, तो परमवीर चक्र मिला है उन्हें रे जांगला के वॉर में। कुमाऊं रेजिमेंट को ये सम्मान हासिल है कि यहाँ से दो हमारे भारत के पहले परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा, बडगाम का युद्ध रहा है कश्मीर में 1948 में, और 1962 में मेजर शैतान सिंह को मिला है नेफा में रे जांगला के वॉर में। तो नेफा, मैं थोड़ा सा इसको बता दूं, 1947 में क्योंकि बॉर्डर एरिया होने की वजह से चाइना के साथ बहुत लंबा बॉर्डर था, तो हमने इसको नेफा नाम दिया है, ठीक हो गया। ये अलग सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने अंडर रखा है। उसके बाद 1972 में इसको यूनियन टेरिटरीज बना दिया गया, केंद्र शासित प्रदेश, नाम नेफा ही रखा है। 1987 में जाके इसको राज्य बनाया गया है, राज्य के तौर पर, और राज्य के नाम पर अब इसका जो नेफा नाम था वो हटा के अब जो नाम हो गया वो अरुणाचल प्रदेश हो गया। 87 के बाद ये बना है। तवांग का एक एरिया है जो चाइना के साथ हमारी जो सीमा रेखा है बच्चों, उसका नाम हम लोग कहते हैं मैकमोहन लाइन, आप इसके बारे में कभी पढ़िएगा। ये ब्रिटिशर और तिब्बत के बीच मैकमोहन रेखा है। चाइना इसको आज कहता है कि हम इसको स्वीकार नहीं करते, क्योंकि ब्रिटिशर ने प्रेशर डाल के तिब्बतियों के साथ ये समझौता किया था। तो ये एक बड़ा विवाद की वजह है, चाहे डोकलाम रहा हो, चाहे अभी लद्दाख में रहा हो, या हमारे पास अरुणाचल में कई जगह ये दिक्कत है, तवांग के आसपास भी है।
चाइना का दावा नॉर्थ अरुणाचल के कई हिस्सों में दावा रहता है, वो दावा करते हैं, और उस दावे की वजह से कई बार अगर आपने गौर किया हो, भारत के बड़े पदों पर बैठे हुए सुरक्षा अधिकारी या राजनीतिक लोग जब अरुणाचल का दौरा करते हैं तो चाइना की ओर से, विदेश मंत्रालय की ओर से सख्त बयान हमेशा आता है, गौर करिएगा इस बात को। एक तो बाहरी है, बाहरी इतना प्रेशर है तो हम आंतरिक प्रेशर हम कोशिश करेंगे कि यहाँ अनस्टेबिलिटी ना हो, ये स्टेबल राज्य रहे। लेकिन बदकिस्मती से यहाँ हॉर्स ट्रेडिंग जिसको कहते हैं, विधायकों की खरीद फरोख्त सबसे ज्यादा अगर किसी राज्य में रही है तो उनमें से एक अरुणाचल प्रदेश भी है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पहले पार्टी नंबर ए करती थी, अब पार्टी नंबर बी वही काम करती है, हरकतें वही हैं। पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी अरुणाचल में बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट परेशानी अरुणाचल की, मैंने कहा था शरणार्थियों का प्रेशर लगातार बढ़ रहा है। भूटानी, तिब्बती, म्यांमार और ये बांग्लादेश से चकमा हाजोंग जो है वो लंबे समय से अरुणाचल में, क्योंकि वहां पॉपुलेशन डेंसिटी लीस्ट है, सबसे कम है, ये दिक्कत वहां की है। चाइनीज एंगल के अलावा एक दिक्कत और है, ब्रह्मपुत्र। आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि ब्रह्मपुत्र में चाइना, जिसको हम सांगपो कहते हैं तिब्बत वाले रीजन में, लगभग 30 के आसपास डैम बना रहा है, 30 डैम बना रहा है लगभग चाइना, 30 डैम। एक ही नदी के ऊपर 30 डैम बनेंगे तो आप सोचिए, अरे नदी कितनी बड़ी हो, आप समझिएगा कि कितनी दिक्कत आएगी इससे। तो ब्रह्मपुत्र के लिए, भविष्य के लिए जो कॉन्फ्लिक्ट है हमारे चाइना के साथ, उसमें बॉर्डर इश्यू के अलावा रिवर वाटर भी अपने आप में एक प्रॉब्लम आएगा। ब्रह्मपुत्र के बारे में जरूर पढ़िएगा आप लोग। ब्रह्मपुत्र जब असम से बहती है तो बीच में एक जगह पर एक आइलैंड आता है जिसको माजुली कहते हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है, इसके बारे में जरूर पढ़िएगा। लेकिन लगातार यहाँ भी मिट्टी का कटान और बाकी चीजों से इसका भी साइज लगातार घट रहा है। सॉयल इरोजन जिसको हम लोग कहते हैं वो लगातार हो रहा है। लेकिन माजुली के बारे में जरूर आप लोग पढ़िएगा। इसके अलावा पिछले कुछ समय से 2-3 जिले हैं, तिरप, लोहित और दिपोंग, इन जिलों में होम मिनिस्ट्री की रिपोर्ट के अनुसार नक्सलवादी भी पाए गए हैं। कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जो बता रही हैं कि नक्सलवादियों का एरिया भी बढ़ रहा है यहाँ। और 3 जिले ऐसे हैं, तिरप, चांगलिंग और लैंडोंग, जो नागालैंड वाले कहते हैं कि हमें मिलने चाहिए क्योंकि हमें ग्रेटर नागालैंड बनाना है। तो आप समझ ही रहे होंगे, जाहिर सी बात है कि ये होना नहीं है और ये चीजें कॉन्फ्लिक्ट हमेशा बने रहेगा। नॉर्थ ईस्ट अपने आप में, मैंने समय कम होने की वजह से बहुत तेजी से बोलने की कोशिश की है, मैं माफी चाहूंगा अगर कहीं पर कोई चीज मैं नहीं समझा पाया हूं। मैंने केवल एक समस्याएं बताई हैं आपको नॉर्थ ईस्ट के बारे में। थोड़ा सा जो मेरा सीमित ज्ञान है उसमें मैंने बताने की कोशिश की, हर राज्य की इंटरनल प्रॉब्लम है, इंट्रा कॉन्फ्लिक्ट जनजातियों का आपस में, एक राज्य की जनजाति का दूसरे राज्य में प्रभुत्व, क्योंकि वो जनजातियां बटी हुई है, कितना डिफिकल्ट टेरेन है। तो यहाँ पर कोई भी काम काफी सोच समझ के किया जाता है। भारत सरकार को बाहरी समस्याओं से कम और आंतरिक समस्याओं से ज्यादा जूझना पड़ता है। दूसरा, एक अन्याय कई चीजों पर हुआ है बच्चों। आप देखेंगे छोटा सा हमारा उत्तराखंड है, हमारे पास एनसीसी का अलग डायरेक्टरेट है। आप एनसीसी के डायरेक्टरेट में देखिएगा, एनईआर एक डायरेक्टरेट है। कितनी बड़ी परेशानी होती होगी अगर मैं एनआईसी कैंप के लिए बच्चे ले जाऊं। मैं एक बार कर्नाटका गया था, मडिकेरी कैंप में, एनआईसी में। मैं एएनओ था, पॉलिटेक्निक द्वाराहाट के एसडी थे और हल्द्वानी की एसडब्ल्यू थी। क्या आप नॉर्थ ईस्ट में ऐसा सोच सकते हैं कि मैं कहीं से एसडी और कहीं से एसडब्ल्यू और कहीं से एएनओ उठा के ले जाएं? वाकई जब इतनी वैरायटी है तो हमें उनकी डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट देना ही पड़ेगा। नहीं देंगे तो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेंगे। उनको चीजें मिलनी चाहिए थी, वो कई चीजें नहीं मिली है, दिल्ली ने इग्नोर किया है लंबे समय तक। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कम से कम आप अपने दिलों से ऐसा ये धारणा हटाइएगा कि नॉर्थ ईस्ट के लोग अलग होते हैं। कभी जिंदगी में जाने का मौका मिलेगा तो आपको लगेगा भारत के सबसे सुंदर जगहों में से एक, जरूर जाइएगा। और अगर इस पूरी बातचीत के बाद आपको लगता है कि हमारे लिए वो भाई बहन भी वैसे ही हैं जैसे हमारे यहाँ के लोग, तो मेरी बातचीत का कोई मीनिंग बनता है। मुझे ध्यान से सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।